Hello, I am Vivek and this is the 10th lecture of our CSAT series. In the last lecture we were discussing about number system, तो वहीं से continue करेंगे. So first thing for today is divisibility test. अब ये divisibility वाला वैसे तो हमने lecture 1 में एक बार देख रखा है, बट चूँकि नंबर सिस्टम अभी कर रहे हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं. अगर 2 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो क्या करेंगे इसके लिए कि वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए. राइट, इवन नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होने चाहिए. तो 2 की डिविजिबिलिटी अगर हमें देखना है तो उसके लिए भी यही देखना है कि इवन नंबर होने चाहिए. राइट, क्योंकि इवन है नंबर या ऑड है वो तो हमें दिख जाता है, या ऐसे भी कह लो लास्ट में जो लास्ट वाली डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए. जैसे मान लेते हैं, है ना, 2412. अब ये नंबर इवन है या ऑड है ये लास्ट वाले से पता चल जाता है ना कि लास्ट वाला डिजिट जो है इवन है ऑड है. राइट, अगर ये ऑड होता, मान लो ऐसे होता 2413 या कुछ भी और होता 2415, अगर लास्ट की डिजिट ऑड है तो नंबर ऑड होगा एंड लास्ट की डिजिट इवन है तो नंबर इवन होगा. तो आप दोनों तरह से कह लें कि नंबर इवन है या नंबर ऑड है, इससे पता चल जाएगा 2 की डिविजिबिलिटी. यानी कि अगर नंबर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा एंड नंबर ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लास्ट की डिजिट है नंबर की, कोई भी नंबर है, इसकी लास्ट की डिजिट 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, तो अगर लास्ट की डिजिट एक इवन नंबर है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा. अगर लास्ट में की डिजिट ऑड नंबर है तो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा. अब इवन कौन कौन से होते हैं? इवन में बाकी सब तो पता ही है, जीरो में लोग कभी हो सकता है कंफ्यूज होता है ना, तो जीरो भी इवन ही होता है. तो 0 2 4 6 8. राइट, अगर लास्ट की डिजिट इनमें से कोई भी एक है तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. ओके, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3. ये लेक्चर 1 में भी एक बार मैं करा चुका हूँ, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन भी देख चुके हैं. तो एक बार लेक्चर 1 भी जिन्होंने फॉलो किया होगा उनको तो मतलब सब रिवाइज ही हो रहा है बस, लेकिन जो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं उनको भी पूरा समझ आएगा. मैं इसमें पूरा फिर से बताऊंगा. तो 3 के लिए क्या है? सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3. एग्जाम्पल के लिए अगर लेते हैं, मान लेते हैं हमें निकालना है कि 143. राइट, हमें ये नंबर दिया क्वेश्चन में कि हमें फाइंड करना है 143 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं. तो हम क्या करते हैं, इनकी डिजिट्स का सम निकालते हैं. तो इसमें डिजिट्स कौन कौन सी है? 1 है एंड 4 है एंड 3 है. तो सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा? 1 + 4 + 3 दैट इज 8. अब बताइए 8 जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं? अब वो देख लेते हैं, है ना. 8/3 करेंगे तो क्या आएगा? 2.66 कुछ आएगा ना. भाई 9 होता तो डिविजिबल होता. अब 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं. राइट, अब ये तो दिख रहा है ना, 8 10 12 15 ऐसे नंबर्स की डिविजिबिलिटी तो सीधे देख सकते हो ये नंबर्स किससे डिविजिबल हैं किससे नहीं. राइट, अगर उसमें भी दिक्कत तो ठीक है, आप डिवाइड करो और लिखो कि देखो ये तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब डेसिमल में आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन भी आ रहा है. राइट, तो अगर फ्रैक्शन भी आ रहा है या डेसिमल में कन्वर्ट करते, फ्रैक्शन में लिखते तो कैसे लिखते हैं इसको? ऑलरेडी फ्रैक्शन में तो है ही है, बट अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते तो कैसे लिखते? 2 राइट 2/3, है ना, यही लिखते. तो आप ऐसे या तो देख लो या फिर ऐसे देख लो कि हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल में आ रहा है, या ऐसे देख लो कि हम ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं. जैसे अब 8 और 3 है ना, को प्राइम्स हैं. अब को प्राइम्स क्या होते हैं ये बहुत डिस्कस किया लास्ट के लेक्चर में, आप देखिए बहुत अच्छे से करा है, बहुत आराम से करा है. राइट, तो ये को प्राइम्स हैं तो यानी कैंसिल आउट कुछ होगा नहीं, क्योंकि इनका क्या है, एक ही फैक्टर है जो कि 1 है ना. 1 से क्या कैंसिल आउट करना. राइट, तो मतलब 2-3 तरीके हैं, आप कैसे भी कह लो कि 8 3 से डिविजिबल है कि नहीं. जैसे मान लो अगर सम आता 12 तो क्या होता? 12/3 4. तो या तो इसको डिवाइड करके 4 बोलें या ऐसे बोलें कि हाँ ठीक है इसको कैंसिल आउट करते हैं तो भी 4 आएगा. राइट, कैंसिल आउट में क्या बेसिकली डिवाइड ही तो है. 12/3 का मतलब क्या है? 12 को 3 से डिवाइड ही कर रहे हैं. राइट, तो अब या तो नॉर्मली जो डिवाइड होता था, है ना, ऐसे लिख के प्रॉपर, मान लो थोड़ा बड़ा नंबर आया था तो बोल रहा हूँ, तो ऐसे कर लेते हैं. राइट, अगर डेसिमल नहीं आ रहा है तो यानी कि डिविजिबल है, अगर डेसिमल आ रहा है तो डिविजिबल नहीं है. या डिविजिबिलिटी का एकदम फॉर्मल डेफिनेशन जो थी वो क्या था कि रिमाइंडर 0 है.
राइट। अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 3-4 तरीके हैं कहने के, है ना, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, सबका मतलब सेम ही है, राइट। तो आपको 3 की डिविजिबिलिटी समझ आ गई। मान लीजिए हमें चेक करना होता 145 की, तो क्या करते हैं, 1 + 4 + 5 क्या आता, 1 + 4 5 + 5 10। 10 3 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि डिविजिबल नहीं है ना। मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा होता, मतलब ये सब तो बहुत छोटे नंबर हैं, तो इनका सम बहुत छोटा सा आ रहा है, आपको दिख जा रहा है। मान लिया बहुत बड़ा नंबर लिखा होता अगर, तो क्या ऐसे होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 5 6, ऐसा कुछ नंबर लिखा होता है ना। ये एक ही नंबर लिखा है मैंने, राइट, इतना बड़ा नंबर होता। तो अब आप इसका सम निकालें, है ना, सम ऑफ द डिजिट्स, तो वो कितना आएगा, है ना, 1 से 9 तक का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब अब देखिए, अब सम के आपको एक फॉर्मूला पता है कि हमें अगर 1 to n सम करना है तो वो क्या होता है, n × n + 1/2। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं सम, मतलब उसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा नंबर तो देगा भी नहीं एग्जाम में। बाकी आप जैसे भी करें इसका सम निकालें सबका, तो कितना आता है, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालिए, +45, यहाँ से यहाँ तक का 45 आ जाएगा 1 to 9 का, है ना। ये मैंने इस फॉर्मूले से निकाला, n × n + 1/2, तो 9 × 10 क्या होगा, 9 × 10/2 दैट इज 45। तो 1 to 9 सम हो जाएगा 45। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज नहीं दिख रहा था, बट हाँ अगर आप 1 to 9 सबको ऐड करते तो हो सकता है और इस फॉर्मूले से निकालते तो हो सकता है दोनों मेथड में आपके कुछ 10 सेकंड बच सकते हैं। तो मतलब ठीक है, अगर लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं भी अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। ये फॉर्मूला कोई इस काम के लिए नहीं बनाया गया, राइट, बट हाँ यूज कर सकते हैं। देन आगे ऐड कर लेते हैं, 45 + 8 + 7 + 5 ओके +6, कुछ 71 आ गया, राइट। तो सम ऑफ द डिजिट्स कितना आ गया अपना, 71। अब हमें 71 को फाइंड करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, राइट। अब 72 ऐसे 3 से डिविजिबल होता है ना। तो अब जिनको पता है उनको दिख गया होगा कि हाँ ठीक है डिविजिबल नहीं है, बट हो सकता है कि ये थोड़ा सा किसी को टफ पड़े कि अब 71 का देखना है, मतलब ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है नया। भाई जैसे यहाँ 143 था तो 71 × 2 कितना, 142 होता है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉपर इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था पहले नंबर उसके बराबर पहुँच जाएगा। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, हो सकता है इसमें किसी को दिक्कत हो, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है कि 71 जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, यही फाइंड करना है ना। तो हम इसको ही नया क्वेश्चन मान लेते हैं कि अब हमें ये फाइंड करना है कि 71 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका भी सम ऑफ द डिजिट्स निकाल लेते हैं, राइट, समझ रहे हैं ना। जैसे मान ले एक बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ था, है ना, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, हाँ ये नंबर दिया हुआ था, हमें इसका फाइंड करना था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 5 6, ये इतना बड़ा नंबर है, हमें फाइंड करना था कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने इसके डिजिट्स का सम फाइंड किया। सम फाइंड करने के लिए आप सिंपली ऐड भी कर सकते हैं, या मैंने जो बोला था कि उसको पार्शियली एक फॉर्मूला लगा के n × n + 1/2 लगा के यहाँ तक 1 to 9 सम निकाल सकते हैं। देन आगे का वो सिंपली ऐड कर सकते हैं, 4 ही डिजिट्स और हैं, राइट। उसका भी फॉर्मूला है बट अब इतना फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मान ले ठीक है, तो इसका सम आ गया 71। तो हमें ये पता करना है, जैसे यहाँ पे सम आया था 8, है ना, क्वेश्चन 1 में सम 8 आया था तो हमने देख लिया था हाँ ठीक है। देन एक दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया था कि 145, है ना, 145 में भी सम आया था 10, तो 10 भी दिख गया था हाँ 3 से डिविजिबल नहीं है। बट यहाँ पे सम आया कितना, 71। तो अब 71 को 3 से देखना कि वो डिविजिबल है कि नहीं, वो अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, राइट। तो हम उसको वैसे डील करते हैं। तो अब क्या करेंगे, 71 को फाइंड करना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 71 के ही डिजिट्स का सम निकाल देंगे, राइट। 71 खुद में भी सम ऑफ द डिजिट्स है। देन सम ऑफ द डिजिट्स जो आता है उसकी डिविजिबिलिटी फाइंड करनी होती है कि वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो टोटल नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि अगर 71 3 से डिविजिबल हुआ तो ये पूरा नंबर जो बहुत बड़ा नंबर लिखा है ये 3 से डिविजिबल होगा। बट अब 71 खुद में ही थोड़ा सा बड़ा है तो इसकी डिविजिबिलिटी डायरेक्टली हमें दिख नहीं रही है, तो इसकी डिविजिबिलिटी भी सेम मेथड से चेक करते हैं जैसे किसी नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं। तो ठीक है,
हम इसकी सम ऑफ द डिजिट्स को निकालेंगे तो 7 + 1 आएगा, राइट, जो कि 8 होगा। अब आपको पता है कि 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट, 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये जो पूरा नंबर था वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन तो आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आपको इतना बड़ा जो नंबर है ये कितनी डिजिट्स का है, 9 + 4, 13 डिजिट्स का नंबर था, उसकी डिविजिबिलिटी निकालनी थी और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसकी डिविजिबिलिटी में, 8 की डिविजिबिलिटी में। अगर यहाँ पे 8 के बजाय 9 आ जाता तो ये नंबर डिविजिबल हो जाता, राइट। 8 के जगह अगर यहाँ पे 9 होता तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता, क्योंकि 9 जो है 8 से डिविजिबल है, सॉरी 9 जो है 3 से डिविजिबल है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 71 ना आके ये सम कैसे भी करके 72 आता, तो 72 3 से डिविजिबल है, मोस्टली लोग को दिख जाएगा। बट जिनको नहीं भी यहाँ से क्लियरली आ रहा है तो सम निकालेंगे 7 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा, और 9 जो 3 से डिविजिबल है ना। 81 भी सम आता तो भी, है ना, 81 भी डिविजिबल है 3 से, पता है 9 से भी डिविजिबल है, वो तो 27 से भी डिविजिबल है, राइट। तो ऐसे फाइंड करेंगे कि मतलब डायरेक्टली हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनको अप्लाई करेंगे, देन देखेंगे कि डिविजिबल, जैसे किसी में सम निकालना है, किसी में कुछ और करना है, अभी बाकी का देखेंगे जैसा भी होगा। देन अगर ऐसा होता है जिनमें सम निकाल के या डिफरेंस निकाल के करना होता है, उनमें अगर ऐसा हो जाए कि सम और डिफरेंस इतना बड़ा आ जाए कि वो डायरेक्टली उसकी डिविजिबिलिटी दिख ही नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, हम एक बार और सेम प्रोसेस कर देंगे उस सम के लिए, क्योंकि हमें इस बात से मतलब थोड़ी है कि वो क्वेश्चन में दिया है और वो सम ऑफ द डिजिट्स निकालने के बाद आया है। हमें तो बस इतना पता है कि उस नंबर की डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है। तो जैसे हमें इसकी डिविजिबिलिटी फाइंड करनी थी तो हमने सम ऑफ, मतलब इसकी, मतलब ये बड़ा वाला नंबर जो 1 2 3 4 टू अप टू 6, इसकी डिविजिबिलिटी फाइंड करनी थी, तो हमने इसके लिए इसका सम ऑफ द डिजिट्स निकाला, तो वो आया 71। ठीक है, कोई बात नहीं, 71 आ गया। अब 71 की डिविजिबिलिटी जिनको दिख गया कि 3 से डिविजिबल नहीं है ना, बहुत सही। जिनको नहीं दिखा उनको क्या करना है, 71 को भी एक नया क्वेश्चन ही मान लो और इसका सम ऑफ द डिजिट्स निकाल लो। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 71 3 से डिविजिबल होगा, और अगर 71 3 से डिविजिबल होगा तो दैट मीन्स कि ये जो बड़ा वाला नंबर लिखा है वो भी 73 से डिविजिबल होगा, राइट। तो अल्टीमेटली हमने इस बड़े से नंबर 13 डिजिट के नंबर की डिविजिबिलिटी को एक सिंगल डिजिट के नंबर में, दैट इज 8, उसकी डिविजिबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया कि अगर 8 जो है 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका एप्लीकेशन आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बिना इसके अगर सेम क्वेश्चन करना हो तो कोई दूसरा मेथड, मतलब दूसरे मेथड से करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, ये मेथड नहीं लगाएंगे तो। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 के डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया देखते हैं। The number formed by the last 2 digits should be divisible by 4. That is, number formed by the last 2 digits of the given number, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, should be divisible by 4. राइट, जैसे मान लीजिए 1644 का हमें चेक करना है, तो अब लास्ट की 2 डिजिट्स कौन सी हैं इसकी, 4 4, तो इससे नंबर कौन सा बना, 44। 44 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा, 11। कितना आएगा एग्जैक्टली वो हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि 44 जो है 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 44 जो है 4 से डिविजिबल होगा, ये बताने की, मतलब इसके लिए तो कोई मेथड बताने की जरूरत है नहीं, ये तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, राइट। 100 से कम कोई नंबर आता है तो डायरेक्टली आपको दिख ही जाएगा ना कि हाँ ये डिविजिबल है। और हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट्स। अब लास्ट की 2 डिजिट्स अगर देखनी है तो मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है, 99, राइट। तो अब 99 4 से डिविजिबल है कि नहीं, देन 98 आ सकता है, देन 97 आ सकता है ना, 91 कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमम नंबर 99 आ सकता है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है, राइट। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 होता है। तो अब 99 तक कोई भी नंबर कौन सा 4 से डिविजिबल है और कौन सा 4 से डिविजिबल है नहीं, ये तो आपको सबको पता ही होगा ना। ये इसमें तो कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। या मान लो कभी किसी को कुछ दिक्कत भी लग जाए, अब 97/4 है, तो भाई जब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 4 से कहाँ से होगा। मान लो 94 दिया है, वैसे 94 भी दिख जाएगा कि डिविजिबल नहीं है 4 से, है ना, क्योंकि 47 × 2 होता है। बट ठीक है, चलो मान लेते हैं कि नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, आप इसको कैंसिल आउट करो ना, 47 आएगा यहाँ पे बाई 2, मतलब डिवाइड ही करना है, यहाँ से देख लो, या आप सिंपली लिखो ऐसे 94 और इसको डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स आएगा पहले, है ना, 8 आएगा, 1 कैरी किया, देन कितना जाएगा 3 टाइम्स,
कितना आएगा 12, है ना, 2 रिमाइंडर। तो 23 क्वोशंट आएगा, हमें मतलब नहीं कितना क्वोशंट आएगा, हमें बस ये देखना है कि रिमाइंडर आएगा कि नहीं। अगर रिमाइंडर आता है तो मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना। ये कॉन्सेप्ट तो हम बहुत 2 लेक्चर से करे आ रहे हैं बार बार, रिमाइंडर जीरो, है ना, मैं रटे जा रहा हूँ मतलब क्योंकि इसका एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, राइट। तो आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। जैसे हमें ये निकालना हो 1623, इसकी डिविजिबिलिटी निकालनी है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट के 2 नंबर कौन से हैं, 2 3, 2 3/4 किया तो आपको दिख गया कि हाँ ठीक है, ये डिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि 20 डिविजिबल होता है। और नेक्स्ट कौन सा होता है मल्टीपल 4 का, 20 क्या होता है 4 × 5, देन 4 × 6 आएगा नेक्स्ट वाला, 4 × 6 कितना होता है 24, तो मतलब उसके बीच में आ रहा है कहीं, तो डिविजिबल नहीं है। या आप ऐसे करो ऑड ही है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, या जैसे भी कह लो, है ना, इसकी डिविजिबिलिटी तो आपको दिख जाएगी कि 23 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है कि डिवाइड ही कर लो पूरा, है ना, कुछ भी आ जाए, मान लो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो डिवाइड ही कर लो इसको, कि 23 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। रिमाइंडर आपका 3 आएगा, है ना, 5 टाइम्स जाएगा 20, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो रिमाइंडर अगर नॉन जीरो है तो बस हो गया कि डिविजिबल नहीं है। तो अब जैसे ये नंबर डिविजिबल नहीं है ना, हमें पता चल गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ऐसा लिखा होता 1623 का हमने चेक किया कि ये 23 इसका आ रहा है लास्ट की 2 डिजिट्स और ये 4 से डिविजिबल नहीं है। देन ऐसा होता 81245, है ना, ऐसा नंबर होता कि ये पूरा एक ही नंबर लिखा है मैंने, 812451632, मतलब 23, ठीक, ये नंबर लिखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको लास्ट की 2 डिजिट्स का ही चेक करना है ना, 23 का ही चेक करना है। फिर से चेक कर लो, 23/4 डिविजिबल नहीं है, मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स जब तक सेम है तब तक उसके पहले कुछ भी नंबर हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर हमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लास्ट की 2 डिजिट्स के पहले कौन से डिजिट्स लिखी हुई हैं, लाइक वो प्योरली इमटेरियल है, क्योंकि हमें लास्ट की 2 डिजिट्स ही देखनी है। जैसे मान लीजिए, या लास्ट की 2 डिजिट्स के पहले कोई नंबर है कि नहीं है, मतलब हो सकता है 2 ही डिजिट का नंबर हो, तब भी हमें वही करना है। जैसे 23 का चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 23/4 ही करेंगे ना। 123 होता तब भी यही करते, है ना, 6123 होता तब भी यही करते, 46123 होता तब भी यही करते, है ना, 846123 तब भी वही, मतलब कुछ भी कितना ही बड़ा नंबर ले लो, लास्ट की 2 डिजिट जब तक सेम है तब तक उनकी डिविजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू 4 सेम होगी, राइट। अब आप याद करिए 2 में हमने क्या किया था, 2 में मैंने बोला था कि ठीक है इवन नंबर है तो डिविजिबल है, वो देख लो। इवन नंबर देखने के मैंने वो तरीका क्या बताया था, मतलब इवन नंबर तो क्या पता है बट ठीक है, ये भी बोला था ना कि 0 2 4 6 8, अगर लास्ट की डिजिट्स इनमें से कोई है, इनमें से कोई है मतलब ये वो डिजिट्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, राइट। 0 जो है, 0 सबसे डिविजिबल होता है ना। अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, बट रिमाइंडर भी 0 आएगा, है ना, कोसेंट भी 0 आएगा, रिमाइंडर भी 0 आएगा। 0/3 करोगे तो क्या आएगा, कोसेंट भी 0, रिमाइंडर भी 0। 0/4 करोगे तो क्या आएगा, कोसेंट भी 0, रिमाइंडर भी 0। 0/1000 करोगे तो क्या आएगा, कोसेंट भी 0 आएगा और रिमाइंडर भी 0। तो कोसेंट कितना आता है हमें अभी वो मतलब नहीं है, हमें डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है कि रिमाइंडर से, है ना। अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 है ना। कोसेंट कितना है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये सब आप जिसको नहीं समझ आ रहा एकदम अच्छे से, वो प्रीवियस लेक्चर देखें, बहुत आराम से कराया है, क्योंकि अभी दोबारा कराऊंगा तो फिर 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो वेस्ट नहीं करना है टाइम, इसलिए अभी यहाँ पूरा नहीं बता रहा हूँ। बट हाँ इतना तो ठीक है, इंट्यूटिव होगा कि भाई अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, तो कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है ना। 24/4 करेंगे तो हाँ कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा। 36/4 करेंगे तो है, 23/4 तो नहीं होगा ना, क्योंकि कुछ रिमाइंडर भी आ रहा है ना। कंप्लीटली वर्ड से ही आपको थोड़ा सेंस बन रहा होगा कि हाँ रिमाइंडर 0 है, या जैसे भी आपको अब तक याद ही हो गया होगा कि ठीक है रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या 0 ही आ रहा है, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 से मतलब ऐसा होता है 0 को कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड ही करता है, मतलब कोई भी नंबर लेंगे सारे के सारे 0 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो 0 हर जगह इंक्लूड होगा, राइट। तो 0 देख के, 0 वाला मैंने अभी 2 वाले में बताया था, तो ठीक है 2 वाले में हम एग्जैक्टली क्या कर रहे थे कि 0 2 4 6 8 देखा था कि लास्ट की डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट की डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा,
देन हम 4 में आए। 4 में क्या किया कि लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 2 से डिविजिबल हैं तो नंबर जो है 2 से लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा, राइट। अब आपको ये भी पता ही है कि 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर, राइट। तो 2 की पावर 2 था, तब लास्ट की 2 डिजिट देखनी थी, और 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, किसी की भी पावर, x को क्या लिख सकते हैं x की पावर 1, है ना, n को क्या लिख सकते हैं n की पावर 1, है ना, 4 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 1, है ना, 100 को क्या लिख सकते हैं 100 की पावर 1, किसी की पावर 1 मतलब वो नंबर इटसेल्फ, राइट। तो अब 2 की पावर 2 था तब लास्ट की 2 डिजिट देखनी थी, एंड 2 की पावर 1 था तो लास्ट की 1 डिजिट देखनी थी, और किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी थी इनकी, जिस नंबर से एक्चुअल नंबर की चेक करनी थी। मतलब अगर 2 से किसी बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लास्ट का एक नंबर लेंगे, दैट क्योंकि 2 की पावर 1 है, यहाँ से मतलब यहाँ से आपको रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ बस, राइट। यहाँ से लॉजिक यहाँ से नहीं आया, ये बस मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर मान लो किसी को भूलने के चांस है तो, कि 2 की पावर 1 है तो लास्ट की 1 डिजिट देखेंगे एंड उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 से। 2 की पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे और उससे जो नंबर बन रहा है उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 4 से। सेम अप्रोच जो है 8 में भी अप्लाई होगी, वो भी बताता हूँ मैं, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं कि 5 की डिविजिबिलिटी में। 5 का बहुत ही सिंपल है कि लास्ट का जो है लास्ट डिजिट कौन सी होनी चाहिए, शुड बी 5 और 0। लास्ट की डिजिट जो है वो 5 या 0 में से कुछ होनी चाहिए। जैसे बताइए 1 to 0, ये होगा डिविजिबल, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है 0। 1 to 5 लास्ट की डिजिट क्या है 5, ये भी डिविजिबल होगा, है ना। 1 to 6 ये डिविजिबल नहीं होगा, राइट। 1 2 1 2 4 5 0 ये डिविजिबल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है 0, है ना। 2 4 5 ये डिविजिबल होगा, हाँ होगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है 5, है ना। 2 4 8 ये डिविजिबल होगा क्या 5 से, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है 8, है ना। 2 4 9 ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है 2, मतलब 0 और 5 में से नहीं है, कुछ और है जो कि 9 है, राइट। तो हमें 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बस इतना ही देखना है कि लास्ट के डिजिट जो है वो 5 और 0 में से कुछ है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन 6 की चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी निकालनी है हमें 6 से, कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें इसके लिए कुछ बहुत नया नहीं करना है, इसके लिए जो हम पहले चेक करते चुके हैं उन्हीं 2 केसेस को कंबाइन करना है कि 6 अपना क्या होता है 3 into 2 होता है, राइट। तो कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल भी तो हो जाएगा ना। तो इसको डायरेक्टली ये लिखते हैं कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से डिविजिबल हो तो बोल देंगे या सिर्फ 3 से डिविजिबल हो, नहीं, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, तब बोलेंगे कि 6 से डिविजिबल है, राइट। जैसे मान लेते हैं 612 की फाइंड करनी है, तो हमें कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें इसके लिए पता करना पड़ेगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं और ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल है कि नहीं के लिए क्या करते हैं, लास्ट की डिजिट देख लो भाई, क्या है 2। अब 0 2 0 2 4 6 8 ये लास्ट इनमें से कुछ है तो 2 से डिविजिबल है, यानी लास्ट की डिजिट अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल है पूरा नंबर, तो ठीक है डिविजिबल हो गया। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, वही पुराना काम, सम निकालते हैं। सम निकालिए 6 + 1 + 2, है ना, 6 + 1 7 + 2 9, राइट। 9/3 क्या आता है, हाँ सॉरी 3 आएगा, राइट। तो ये दिख गया अपने को कि हाँ ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि इसकी डिजिट का हमने सम निकाला, तो डिजिट कौन कौन से थे 6 1 2, तो सम क्या आया 9 आया, और 9 जो है 3 का मल्टीपल है, यानी कि 9 जो है 3 से डिविजिबल है कम्प्लीटली। तो यानी कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, तो 612 जो है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम मानते हैं कि हमें चेक करना हो 725 की, तो अब बताइए कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए हमें 2 से चेक करना है 3 से चेक करना है, तो आप इसी ऑर्डर में करिएगा, हमेशा 2 से करिए, क्योंकि 2 वाले में एलिमिनेट होगा तो आपके एफर्ट एकदम पूरे ही बच जाएंगे। क्योंकि 3 वाले में आपको क्या करना होता है, सम करना होता है, सम करने के बाद देखते हैं। 2 वाले में क्या है, 2 में सिंपली ही देखते हैं नंबर इवन है कि ऑड है, और भी लास्ट की डिजिट देखते हैं,
है ना। नंबर इवन ऑड का मतलब ये होता है लास्ट के डिजिट इवन और ऑड है, तो वो लास्ट का डिजिट दिख रहा है कि भाई ऑड है, ये तो हो गया खत्म, 2 से डिविजिबल ही नहीं है। तो जब 2 से डिविजिबल ही नहीं है तो 3 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 के चेक करके क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल हो या चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल होना कंपलसरी था, नेसेसरी कंडीशन थी, राइट। 2 एंड 3 से डिविजिबल होना जो है इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये भी नेसेसरी है, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये भी नेसेसरी है। आपस में कोई भी सफिशिएंट नहीं है, राइट। अगर 2 से डिविजिबल हो गया और 3 से नहीं हुआ तो यानी कि 6 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी सफिशिएंट नहीं था, और 2 से डिविजिबिलिटी क्या नेसेसरी था कि अगर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, और 2 से डिविजिबिलिटी और 3 से डिविजिबिलिटी ये दोनों मिला देंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा, राइट। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि इन दोनों से डिविजिबल हो, और नेसेसरी क्या है, अलग अलग, है ना। तो अब मैंने जो बोल दिया लिख भी देता हूँ। सफिशिएंट कौन सी कंडीशन है, डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबल बाई 3, है ना, ये एक कंडीशन है, राइट। ये पूरा डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबल बाई 2 ये पूरा एक ही कंडीशन है, ठीक है। अब सफिशिएंट देख लेते हैं, सॉरी नेसेसरी देख लेते हैं। नेसेसरी कौन सी हैं, डिविजिबल बाई 2, द नेक्स्ट इज डिविजिबल बाई 3। ये दोनों अलग अलग नेसेसरी हैं, और दोनों अगर साइमल्टेनियसली हो जाए तो बोल देंगे हाँ ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो ठीक है, आपको इतना टेक्निकल जानना नहीं है, बट हाँ नेसेसरी का मतलब तो इंग्लिश में समझते ही होंगे, सफिशिएंट का मतलब तो समझते ही होंगे, तो बस वही बताया मैंने, कुछ में कुछ नया मैथ्स नहीं बताया, राइट। तो आपको 6 का पता चल गया कि हाँ 6 की देखेंगे तो कैसे देखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से हम 7 की। एग्जाम्पल मैंने 3-4 दे दिए है ना, इतने से क्लियर होगा। 7 का क्या होता है कि 7 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें आपको याद भी काफ़ी करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब 2-4 बार प्रैक्टिस भी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैसे है ना बिलीव नहीं होगा कि हाँ पक्का ये काम करता है, तो आपको खुद से भी वेरीफाई करना पड़ेगा सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, और कॉम्प्लेक्स भी है तो याद भी करना पड़ेगा, और एग्जाम में करने में टाइम भी बहुत लगेगा। तो अब इतनी सारी दिक्कत, मतलब एक तो आपका यहाँ भी टाइम लगेगा और आपका एग्जाम में भी टाइम लगेगा, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर नंबर मान लो पूछ लिया कोई नंबर, वैसे तो 7 की डिविजिबिलिटी इतना कॉम्प्लेक्स है तो डायरेक्टली ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसमें 7 की डिविजिबिलिटी मतलब चेक ही करनी हो, नहीं। और तरीके होंगे, हो सकता है कि 7 की डिविजिबिलिटी चेक करके भी क्वेश्चन हो जाए, मतलब क्वेश्चन का कुछ पार्ट हो जाए, पूरा क्वेश्चन तो ऐसे कभी नहीं देगा डिविजिबिलिटी की 7 की चेक करो, है ना, सेंस नहीं बनता है। और मान लो मतलब आपकी किस्मत बहुत ख़राब रही और आ ही गया और डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ गया, एक नंबर दे दिया मान लो 4682, मान लो थोड़ा बड़ा ही ले लो, मतलब किस्मत मतलब हद खराब है, तो इतना बड़ा नंबर आ गया, इसकी चेक करो डिविजिबिलिटी 7 से कि भाई 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब एक काम करना, इसको डिवाइड ही कर लो पूरा, है ना, 46825678, इसको 7 से डिवाइड कर दोगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो कंप्लीट डिविजिबल है, अगर 0 नहीं आएगा तो डिविजिबल नहीं है ना। ये जितने टाइम में आप कर लोगे उससे ज़्यादा आपको टाइम लगेगा आप मेथड से चेक करोगे, तो मेथड पढ़ने कोई फ़ायदा है नहीं, क्या अभी पढ़ने में भी टाइम लगाएंगे, फिर लास्ट में कई बार आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा कि भूल ना जाओ करके, क्योंकि लास्ट में बहुत चीज़ें याद करने की हो जाएंगे, है ना। CSET की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पेपर की बात कर रहा हूँ ना, GS में बहुत चीज़ें हो जाती हैं याद करने को, तो लास्ट में आपका वो लोड भी बढ़ेगा, और एग्जाम में भी आप ज़्यादा करके आओगे, मतलब ज़्यादा टाइम में करके आओगे। अगर कोई बंदा सीधे इसको डिवाइड करेगा तो वो जल्दी कर लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, बोला 7 से डिविजिबिलिटी चेक करो, राइट। तो 7 की डिविजिबिलिटी के रूल्स हम कुछ याद नहीं रखेंगे, राइट। नेक्स्ट इज 8 की देखिए, जब मैंने आपको 4 का बताया था तो 8 का भी थोड़ा सा बताया था कि सेम लाइन्स पे चलता है, तो 8 का मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। क्या होता है, नंबर, आप लोग एक बार रिकॉल करिए कि मैंने 4 के टाइम क्या बताया था, नंबर फाउंड बाई लास्ट 3 डिजिट्स, इसमें क्या लेते हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 8। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है 6124, है ना, इसकी फाइंड करनी है कि 6124 जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी है, 124, तो 124 जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं, हमें ये फाइंड करना है।
तो अब फिर अब इसे इसमें क्या है, हमेशा 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे 999 तक जा सकता है मामला कि भाई 999 की फाइंड करनी है 8 से। बट हाँ, ये एक्चुअल क्वेश्चन मान लो ऐसे हुआ है ना, बहुत बड़ा ऐसे, तो क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी आएगा तो बड़ा ही आएगा, इतना बड़ा कम से कम। तो अब इससे तो बहुत आसान है कि भाई 999 की फाइंड कर लो, है ना। 999 तो खैर दिख गया कि ये तो इवन ही नहीं है, तो 2 से डिविजिबल ही नहीं है, तो 4 और 8 और 6 से तो कैसे हो जाएगा, राइट। बट फिर भी मान लो ये, क्योंकि 999 मैक्सिमम नंबर है, तो इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ तक आपको फाइंड करना पड़ सकता है। 100 मिनिमम नंबर है 3 डिजिट का, और 999 मैक्सिमम नंबर है, तो 100 to 999 इसके बीच में 900 नंबर आएंगे, तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है लास्ट की 3 डिजिट मिला के, राइट। तो आपको इनका फाइंड करना है, तो हो सकता है 3 डिजिट का नंबर है, तो थोड़ा किसी को लगे कि हाँ डायरेक्टली नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पर डायरेक्टली निकल जाएगा, आप कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा। बट कैंसिल आउट भी हम क्या करते हैं यार, कैंसिल आउट भी मन में तो डिवाइड ही करते हैं, है ना। अगर मान लो इसको आप, चलो आप आराम आराम से करो, 2 से अगर करोगे, है ना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 62 लिखोगे, राइट। 62 इंटू 2 तो होता है ना 120, 60 इंटू 2 कितना हुआ 120, 6 इंटू 2 अगर करेंगे तो कितना हुआ 12, 6 इंटू 2 12 हुआ, तो 60 इंटू 2 कितना 120, तो 62 इंटू 2 कितना 124, अगर आपको नहीं डायरेक्टली दिख रहा है तो बता रहा हूँ। देन एक बार और डिवाइड करोगे, है ना, यहाँ पे 4 बचा था, 2 और 31/2 आ गया, अभी डिविजिबल ही नहीं है ना। अब 31 जो 2 से डिविजिबल ही नहीं है, तो यानी कि 124 जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। एक तो ये तरीका है, बट इसमें भी आप देख रहे हो हम लोग मन में तो डिवाइड ही कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। कैंसिल आउट करते हैं तो बेसिकली डिवाइड ही कर रहे हैं ना। जैसे हमने ये कैंसिल आउट करके 62 लिखा, तो मतलब क्या किया, ऊपर और नीचे साइमल्टेनियसली 2 से डिवाइड ही कर रहा है, राइट। तो या तो आप ऐसे कंफर्टेबल कर लो, ये डिवाइड का अपना ट्रेडिशनल सा मेथड है। 8/124 करने में कितना टाइम लगेगा यार, है ना। 1 टाइम्स आएगा, 8 आएगा, है ना, 4 बचा अपना, जो भी रिमाइंडर यहाँ पे था, कैरी, मतलब कैरी बोल सकते हैं उसको। देन फिर से, है ना, अब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 40 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो 4 बच जाएगा रिमाइंडर। तो यानी कि हमें यहाँ भी दिख गया डायरेक्टली कि हाँ ठीक है, अपना या ये 124 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो आप जैसे भी समझ लो, आपको बस ये चेक करना है कि लास्ट की 3 डिजिट्स से जो नंबर बन रहा है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। मान लो आपको इसका चेक करना होता 214682, तो अब लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी हैं, 612, तो हम क्या कर, सॉरी 682, तो 682 डिवाइड बाई 8, है ना। हम ये निकालते हैं कि इसमें कुछ फ्रैक्शन आ रहा है या ऐसे बोल लें इसका कुछ रिमाइंडर आ रहा है, राइट। तो 682 को चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अब मैंने आपको 2 वाले में बताया था, मतलब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या देखते हैं कि लास्ट की डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, इनमें से कोई है कि नहीं, दैट इज इक्वलेंट टू सेइंग कि लास्ट की 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट इनमें से कोई होगी तो ही 2 से डिविजिबल होगा, राइट। देन 4 में क्या करते थे, लास्ट की 2, 8 में क्या करते थे, लास्ट की 3 डिजिट्स, तो 2 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 1, राइट। 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3। आप यहाँ से भी देख सकते हो, थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि 2 to the power 1 था तो लास्ट की 1 डिजिट का चेक करा डिविजिबिलिटी 2 से, अगर 2 to the power 2 था तो लास्ट की 2 डिजिट का चेक करा कि लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं, और 2 to the power अगर 3 था तो लास्ट की 3 डिजिट का चेक करा 8 से डिविजिबल है कि नहीं, राइट। ये आप याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाई 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी के रूल्स एकदम 3 के सिमिलर ही होते हैं। 3 के क्या आते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3, तो 9 के भी सिमिलर होते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9, शुड बी डिविजिबल बाई 9। मान लेते हैं हमें फाइंड करना हो 9128, है ना, कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स कितना होगा 9 + 1 + 2 + 8, कितना हुआ 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 8 कितना हुआ 20। तो हमें दिख गया कि ठीक है 20/9 करेंगे तो 20 तो कहीं से फैक्ट, इसका मल्टीपल तो है नहीं 9 का, है ना, 18 होता है, 18 के बाद कौन सा 27 होता है। तो हाँ ठीक है, हमें दिख गया 20 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा नंबर जो है वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। मान लेते हैं हमें फाइंड करना हो 51
363। इसकी डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका सम लिखेंगे, सम क्या हो जाएगा 5 + 1 + 3 + 6 + 3। आपको ये सब बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अब तक ऑब्वियस होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो इसका सम कितना आ जाएगा 18 है ना। 5 + 1 6, 6 + 3 कितना हो गया आपका 9, 9 + 6 कितना 15, 15 + 3 कितना 18। तो 18/9 करेंगे तो 2 आएगा, मतलब कितना आएगा फर्क नहीं पड़ता, 18/9 करेंगे तो कुछ सिर्फ कोसेंट आएगा डायरेक्टली, और जो कोसेंट होगा वो क्या होगा इंटीजर होगा। ऐसे बोल सकते हैं मतलब नेचुरल नंबर होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, राइट। या ऐसे बोल सकते हैं कंप्लीट डिवाइड करेगा, सब सेम ही बात है। तो 18 जो है 9 से पूरा डिविजिबल था, और 18 जो है इसकी डिजिट्स का सम था। तो 18 अगर 9 से डिविजिबल है दैट मीन्स कि ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है, राइट। क्लियर है एकदम। अब इसमें अगर ऐसा नंबर होता है ना 4 5, तो क्या करते 4 + 5 और करते, तो 18 + 4 + 5, मतलब अगर नंबर ऐसा होता 4 5 5 1 3 6 3, ये पूरा नंबर होता, ये इतना बड़ा, ये राइट, ये जो पिंक से मैंने किया मार्क, ये इतना बड़ा पूरा नंबर होता। तो इसका सम पूरा फाइंड करते हैं कि भाई 18 तो बाकी का सम था ही, अगर है ना, हमें पता है क्वेश्चन में आपको पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। 18 उतने का था, प्लस 4 + 5 कितना हुआ 9, 27। 27 क्या है, फिर से 9 से डिविजिबल नंबर आ गया। ये अगर 4 4 होता तो कितना आता है ना 26 आता, ये डिविजिबल नहीं है, राइट। तो अगर सम डिविजिबल नहीं है तो जो एक्चुअल नंबर था जिसके डिजिट्स का सम ये आया है 26, वो भी डिविजिबल नहीं है। यानी कि ये जो 4 4 वाला नंबर है 4 4 5 1 3 6 3, ये भी डिविजिबल नहीं है, राइट। तो आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब ये डिविजिबिलिटी के रूल्स कैसे डेराइव हुए ये आपको जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। मतलब 1% का भी यूज नहीं है इसका कि ये रूल्स कैसे आए, आपको बस ये रूल्स याद होने चाहिए और इनको अप्लाई कैसे करना है वो याद होना चाहिए। बट अगर हम एक बार देखें भी तो एक दो का देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें देखना है कि 3 का रूल क्या था कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये मतलब कैसे डराइव हो गया, कैसे, किसको, मतलब सपना तो आया नहीं होगा, राइट। कुछ ना कुछ इसके पीछे मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा। तो थोड़ा सा अगर हम समझने का ट्राई करें तो जैसे मान लेते हैं ABCDE, ये एक प्रॉपर नंबर है। जैसे ऐसे हो सकता था ना 2 3 4 5 6, ये एक नंबर हो सकता था, है ना। ये ऐसे हो सकता था 6 4 5 2 1, ये एक नंबर जैसे है ना। वैसे मान लेते हैं एक नंबर है कुछ ABCDE। तो अब तक आपको ये पता है, मतलब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आपको अब तक अच्छे से क्लियर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A × 10⁴ प्लस B × 10⁵ प्लस C × 10⁵ प्लस D × 10⁵ प्लस E × 10⁵। ये आपको पता है, राइट। यानी कि इसका क्या मतलब है, A × 10,000 प्लस B × 1,000 प्लस C × 100 प्लस D × 10 प्लस E, राइट। ये नंबर लिखा है। हम इसको अगर प्लेस वैल्यू के टर्म में लिखें तो यही लिखेंगे ना। अरे जैसे मान लेते हैं 343 लिखा है, तो उसको क्या लिखेंगे 3 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 3 × 1 या 3 × 10⁻⁴, कुछ भी लिखें, ठीक है। तो इसको एक बार आप करिए, कितना आता है 300 प्लस 40 प्लस 3, 300 प्लस 40 कितना हुआ 340, 340 प्लस 3 कितना 343, वही तो लिखा है ना, राइट। बाकी ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वाला हमने डिस्कस किया 15-20 मिनट में, तो आप आराम से देखिए प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कि हमने ABCDE को इस टर्म में लिख दिया। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक बार इन सबको एक बार डिवाइड करते हैं 3 से। तो क्या होता है, अगर हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो अभी नंबर अलग अलग लिखे हैं, तो अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो A × कितना है 10,000/3, मतलब पूरे में ही बाई 3 है, ठीक है। फिर B × 1000/3, C × 100/3, है ना, D × 10/3 प्लस E/3, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, राइट। 3 से डिवाइड करेंगे तो अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 10,000 को क्या किया 9,999 प्लस 1 कर दिया, राइट, बाई 3। B को क्या लिखा B × 999 प्लस 1/3 प्लस C × 99 प्लस 1/3 प्लस D × 9 प्लस 1/3 प्लस E/3,
राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। एक काम करते हैं, a इंटू 999/3 प्लस a/3 है ना। मैंने क्या करा, मैंने a को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ठीक है ना। बेसिकली ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के रूल्स तो आपको पता ही है कि ब्रैकेट ओपन करते हो तो ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होता है a लिखा था, यहाँ a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है ना, 9999 और 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू a क्या हो गया, डायरेक्टली a हो गया, राइट। सिंपली b c d e सबके साथ कर देते हैं, मतलब ब्रैकेट से को ओपन कर देते हैं, या ऐसे कह लो कि b को इन दोनों से ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 999b प्लस b है ना बाई 3 प्लस 99c प्लस c बाई 3 प्लस d है ना, 9 प्लस 1 होगा यहाँ पे, d इंटू 9/3 प्लस d बाई 3 प्लस e बाई 3। अब आप देखिए, जिनको मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, और इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, 999 b/3 प्लस b/3 है ना, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर, आप बताइए कि ये सब 3 से डिविजिबल हैं कि नहीं, है ना। 1 9 और होगा, ये सारे 3 से डिविजिबल हैं, क्यों, क्योंकि क्या है, 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है, 9 3 से डिविजिबल, तो 99 भी 3 से डिविजिबल है ना। 9 क्योंकि 99 क्या 11 टाइम्स 9 ही है, 99 3 से डिविजिबल है, तो 999 में डिविजिबल होगा, तो 9999 भी 3 से डिविजिबल है। ऐसे कितने भी आप 9 लिख दो, वो सारे 3 से तो डिविजिबल आएंगे ही ना। तो ये नंबर डिविजिबल हो गया, ठीक है, ये नंबर डिविजिबल हो गया, ठीक है, ये नंबर डिविजिबल हो गया, ठीक है, ये नंबर भी डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो अब बच कौन कौन से नंबर रहे हैं, तो जो बच रहे हैं उनको एक बार लिखते हैं, है ना। बचने वाले अपने ये हैं, a/3 बच रहा है, b/3 बच रहा है, c/3 बच रहा है, d/3 बच रहा है और e/3 बच रहा है। अपना क्या बचा, a/3 बचा, b/3 बचा, c/3 बचा, d/3 बचा, e/3 बचा ना। सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, क्योंकि अब क्या करते थे, बहुत सारे फ्रैक्शन को अगर ऐड करना है तो उनका क्या करते थे, उनका यही तो करते थे ना कि उसका एलसीएम लेते थे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो ठीक है, सिंपली ऐड कर देते हैं। अब ये सारे अगर चीज़ें आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको प्रीवियस लेक्चर ही देखने पड़ेंगे, हर चीज़ हर बार समझाएंगे तो ये कोर्स कभी खत्म ही नहीं होने को आएगा, राइट। तो सब कुछ सब हर बार नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि जो पहले 2-3 बार कर चुके तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है। तो a b c d e/3, तो आप देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, हमने स्टार्ट करा था कि ये जो नंबर था कि a b c d e एक नंबर था, इसको हमने इस फेस वैल्यू के टर्म में लिखा था। तो हमें ये पता करना था कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बात कहाँ पे आके रुकी कि इनकी सम ऑफ द डिजिट्स ही तो है, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e/3। अगर इनका रिमाइंडर 0 आता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। या ऐसे कह लें कि सिर्फ a प्लस b प्लस c प्लस d, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e है ना, ये दिस शुड बी डिविजिबल बाई 3, राइट। ये आपको 3 की डिविजिबिलिटी का वो पता लग गया उसके पीछे कि क्या रीजन है, ऐसा क्यों आता है। आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, मैं जैसे पहले बता रहा हूँ, राइट। अब ये सेम लॉजिक जो है अपना 9 पे भी अप्लाई होगा, है ना। 3 को हटाई दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो क्लीन कर देता हूँ और आपको 9 के लिए भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से फिर से लिख देंगे, ठीक है। तो आप देखिए वही सेम नंबर है ना, a इंटू 10⁴, b इंटू 10⁻³ सिंपली लिख दिया, देन ऐसे ऐसे करके लिख दिया, है ना, अलग अलग मल्टीप्लाई करके, देन मैंने इंटू 9 करके लिख लिया। देन अभी हम इसको नंबर्स को सेपरेटली लिखेंगे जैसे पहले किया था। तो क्या करेंगे, a इंटू 999 प्लस a, है ना, b इंटू प्लस b, c इंटू 99 प्लस c प्लस d इंटू 9 प्लस d, और यहाँ प्लस एक e भी था तो प्लस e, है ना। मैंने डिवाइड बाई 9 नहीं लिखा, आप तो डिवाइड बाई 9 भी लिख रहे हो, है ना। वो तो मैं डिवाइड बाई 9 क्या डिवाइड बाई 3 अब तक लिख रहा था, तो वो क्यों लिख रहा था, वो दिखा रहा था आपको कि हम एग्जैक्टली क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। एग्जैक्टली हम ये चेक कर रहे हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, बाकी एग्जैक्टली हमें डिवाइड तो नहीं करना था ना। तो ठीक है, मैंने इस बार नंबर ही लिखा डायरेक्ट। 2 एग्जाम्पल में मैंने दोनों तरह से कर दिया है कि आप मतलब किसी, अगर मान लो आप कहीं बुक में इसको पढ़ो, समझने का ट्राई करो, फिर आपको लगे यहाँ तो डिवाइड बाई लिखा ही नहीं है, या कहीं की डिवाइड बाई लिख देते हैं,
है ना। तो मैंने दोनों मतलब 9 में डिवाइड बाई नहीं लिखा है कि डिवाइड बाई 9 है, 3 वाले में डिवाइड बाई लिख दिया था। तो आपको मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि डिवाइड बाई 3 या डिवाइड बाई 9 लिखा है कि नहीं लिखा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बेसिकली ये पता करना है कि उस नंबर की जो फॉर्म बन रही है एग्जैक्टली ABCDE वाला जो नंबर है उसकी फॉर्म क्या बन रही है। तो ठीक है, अब देखिए आप, ये जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ पिंक से, येलो से भी कर ही दिया है ना, ये नंबर जो हैं वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं बताइए। 9 जो खुद से डिविजिबल है ही है, देन 99 भी तो डिविजिबल है, 9 इंटू क्या 11 होता है, देन 99 डिविजिबल है तो 999 भी डिविजिबल है, राइट। तो ये सब डिविजिबल हो गए। तो अब बच क्या रहा है, ABCDE, है ना। तो ये डिविजिबल हो गए, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये इतना ही बच रहा है ना। हमने ABCDE पूरा नंबर लिया था, फिर इसकी फेस वैल्यू के टर्म में मतलब प्लेस वैल्यू के टर्म में लिखा था, तो ऐसे सिंप्लीफाई करते करते हमने फिर 9 वाले टर्म को अलग मतलब प्लस A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये अलग निकाल लिया, बाकी 9 वाले टर्म को अलग लिख दिया। 9 वाले टर्म हमको दिख गया कि डायरेक्टली डिविजिबल हैं, राइट, वो डायरेक्टली डिविजिबल थे, तो जो बचा वो अलग लिख लिया। बचा क्या, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो अगर ये A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये भी डिविजिबल हो जाए तो पूरा क्वेश्चन जो हमारा पूरा नंबर दिया हुआ था, नंबर क्या था ABCDE, ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको 9 से डिविजिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया, राइट। आपको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये भी नहीं ज़रूरत थी, बट ठीक है मैंने थोड़ा सा बता दिया। चलो मान लेते हैं एक बार से और भी ले लेते हैं, है ना। मैंने एक और नंबर लिया, इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से, 4 के लिए कर देते हैं। चलो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A इंटू 100 B इंटू 10 प्लस C प्लस C या C इंटू 1, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, A इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस C। अब बताइए इसको अगर डिवाइड बाई 4, एक नंबर और लेते हैं, E भी ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, E इंटू 1000। मैंने क्या एग्जांपल लिया, EABC, ये कोई नंबर है, तो हमने फिर इसको प्लेस वैल्यू के टर्म में लिखा, तो क्या होगा, A इंटू 1000 क्योंकि वो 100 प्लेस पे, वो 1000 प्लेस पे था, देन A इंटू 100 वो 100 प्लेस पे था, देन B इंटू 10 क्योंकि वो 10 प्लेस पे था, देन C इंटू 1 क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे था। तो आप बताइए अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, चलिए पूरे में डिवाइड करेंगे, मतलब वो अलग अलग भी डिवाइड कर देंगे, राइट। तो सबको 4 से अगर डिवाइड करते हैं, जैसे हमें लिखना है मान लो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A बाई 4 प्लस B बाई 4 प्लस C बाई 4 प्लस D बाई 4, है ना। इसमें तो कुछ गड़बड़ी है नहीं, हमने बस बेस को अलग अलग करके लिख दिया है ना, क्योंकि कॉमन बेस थी तो नंबर जो डिफरेंट टर्म्स थे उनको अलग लिख दिया है ना। इसमें ये दोनों इक्वलेंट ही हैं, राइट, ठीक है। तो हमने यहाँ भी सिंपली वही किया, उनको अलग डिवाइड करके लिख दिया। तो देखिए आप हमें ये बताइए कि E इंटू 1000 बाई 4, ये तो एक मतलब नेचुरल नंबर आएगा, या ऐसे कह लें E इंटू 1000, ये तो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, E कुछ भी हो, 4000 तो कट जाएगा ना, ये 4000 से कट के 250 तो आएगा ही हमेशा, राइट। तो ये तो हमेशा डिविजिबल हो गया। अब A बाई 100 भी है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 25 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या 250E प्लस 25A, एग्जैक्टली 25 आता है, 250 आता है, 2500 आता है, 24 कुछ भी आता है, फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हाँ 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये दोनों तो अपने को दिख गया 4 से डिविजिबल हैं। तो अगर हमारा ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाए, है ना, कौन से नंबर, B इंटू 10 प्लस C, है ना, यही बच रहा है, राइट। अगर ये जो है 4 से डिविजिबल हो जाए, या ऐसे कह दें ये जो पूरा लिखा है वो एक इंटीजर आ जाए, या मतलब नेचुरल नंबर आ जाए, तो काम हो जाएगा अपना कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब बताइए 10B प्लस C क्या है, यानी कि अगर नंबर के टर्म में लिखें तो जैसे 34 को क्या लिखते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 4, तो 3 इंटू 10 प्लस 4 को 34 भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब 34 को अगर इसके इक्वल लिखेंगे तो इसको 34 के इक्वल भी लिखेंगे, राइट। तो अगर BC को हम सिंपली लिखते क्या लगता है, 10 इंटू बी प्लस सी, यही लिखते हैं ना। तो 10 इंटू बी प्लस सी को ही तो BC बोलते हैं, तो ये BC आ गया। तो अब देखिए कि एग्जैक्टली BC का क्वेश्चन जो दिया था उसमें क्या सिग्निफिकेंस है ना। BC क्या है, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बना है, तो हम कर भी यही रहे थे, राइट, कि लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा था उसको देख रहे थे कि वो डिविजिबल है 4 से कि नहीं है ना। तो मैंने आपको 3 का बता दिया, यहाँ से स्टार्ट किया था, हाँ 3 का बता दिया, 9 का भी बता दिया,
4 का ही बता दिया, इनका बैकग्राउंड लॉजिक की क्या है ना, ये डिराइव कैसे हुए आपको जानने की सच में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस कुछ लोग बुक में इसको पढ़ते हैं तो पढ़ के परेशान हो, इसलिए बताया था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो हमने देखिए 10 तक कर लिया, अब 11 वाला करना है। तो 11 वाले क्या करना है, ऐसे करना है, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस, है ना। हमें यही करना है, अगर 11 से डिविजिबिलिटी निकालनी है तो सारे डिजिट्स जो ऑड प्लेस पे हैं माइनस सारे डिजिट्स जो इवन प्लेस पे हैं, है ना, इन दोनों का सम अलग अलग निकाल के एक को दूसरे से माइनस कर देंगे। और फिर माइनस करने के बाद क्या देखेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये जो नंबर आएगा, है ना, दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 11, तो बोल देंगे कि जो पूरा नंबर था वो डिविजिबल था 11 से। एग्जाम्पल से ही समझते हैं, वैसे तो उतना क्लियर हुआ नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा है 13475, राइट। इसका फाइंड करना है कि डिविजिबल बाई 11 है कि नहीं है। किससे फाइंड करना है इसकी डिविजिबिलिटी, 11 से फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 इसमें ऑड प्लेस, अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऑड प्लेस कैसे है। भाई ऑड प्लेस आप स्टार्ट से काउंट करोगे, नंबर जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि लेफ्ट साइड से काउंट करोगे, लेफ्ट से काउंट करोगे, राइट से काउंट करोगे, इसमें आपको नहीं कंफ्यूज होना है। आपको ये चीज़ देखना है कि नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ना। हम तो लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, नंबर लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे। तो इसको कोई फर्स्ट मत काउंट कर लेना कि राइट वाला यूनिट प्लेस पे है तो फर्स्ट होगा, क्योंकि 5 जो यूनिट प्लेस पे है ना, 7 जो है 10th प्लेस पे है। तो यूनिट का मतलब ये नहीं है कि इसको 1 बोल देंगे, नहीं, काउंट हम इधर लेफ्ट से ही करेंगे, क्योंकि नंबर लिखना लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट। इसलिए ऑड बोला है, मतलब ये एज्यूम करके ऑड और इवन प्लेसेस बोलिए, नहीं तो क्या होता, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता। अगर इसको ऑड इवन बोलना होता तो कुछ और तरीके से देखते हैं, राइट। बट हाँ, अभी जो ऑड इवन बताया गया आपको, उसमें फर्स्ट माना गया है जहाँ से नंबर लिखना हम स्टार्ट करते हैं, मतलब जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाला नंबर है वो फर्स्ट होता है। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू किसकी होगी, जितना इससे दूर होगा इसकी 1 होगी, इसकी 10 होगी, इसकी 100 होगी, इसकी 1000, इसकी 10,000, तो इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, ठीक है। बहरहाल आपको स्टार्ट वाले से करना है। तो अब ऑड प्लेस वाले का अगर सम निकालेंगे, ऑड सम, तो कितना आएगा 1 + 4 + 5, कितना हो गया 10। इवन सम निकालते हैं, इवन प्लेस पे कौन कौन से हैं, 3 और 7, ये सेकंड प्लेस पे 3, 7 जो फोर्थ प्लेस पे। इवन सम निकालेंगे तो 3 + 7 कितना है 10। तो अगर नंबर निकालेंगे ऑड सम माइनस इवन सम, तो वो कितना हो जाएगा 10 - 10 दैट इज 0। अब 0 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 0 आएगा और रिमाइंडर भी 0 आएगा, है ना, इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। तो 0 जो है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है ना, आपको ये याद रखना है। आपके देखिए 2-3 एग्जाम्पल में यहीं पे यूज हो गया, राइट। तो ये चीज़ आपको बोलनी नहीं है कि 0 जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है ना। 0/100 कर दो, कुछ भी कर दो, है ना, 0/10 कर दो, 0/99 कर दो, 0/68 कर दो, हमेशा रिमाइंडर 0, कोसेंट 0, है ना, बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सम 0 आ गया। सम 0 जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो यानी कि जो एक्चुअल नंबर था ये, दिस विल बी डिविजिबल बाई 11। आपको 11 की भी समझ आ गई। अब मान लेते हैं कि 12 की पता करनी है कि 12 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो अब 12 के लिए आप याद करिए, हमने 6 के लिए क्या किया था, 6 के लिए क्या किया था, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी फाइंड करी थी कि 2 अगर 3 वो नंबर अगर 2 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है तो 6 भी उस, मतलब 6 से भी नंबर वो डिविजिबल होगा। हमें 12 के लिए भी सेम केस, 12 के लिए या उससे बड़े कोई भी नंबर के लिए हमें सेम केस करना है। अगर देखिए नंबर वो प्राइम है, जैसे 13 है ना, आपका वो 17 हो गया, 11 का तो मैंने बता ही दिया, ऐसे नंबर हैं, तब आपको डिविजिबिलिटी उसकी डायरेक्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स वगैरह नहीं होते। क्योंकि 17 को आप ऐसे नहीं तोड़ पाओगे ना, समथिंग इंटू समथिंग, वो 1 × 17 हो जाएगा। 19 को नहीं तोड़ पाओगे ना, 19 × 1 हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपको 15 आ गया तो 3 × 5 में, सॉरी 15 आ गया तो 3 × 5 में तोड़ सकते हैं उसको। 24 आ गया तो 8 × 3 में उसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट।
तो इसको भी 12 को भी वही करेंगे, 4 इंटू 3 में ब्रेक कर लेंगे, 4 इंटू 3 12 होता है। तो हम देख लेंगे कि भाई डिविजिबल बाई 4 है एंड डिविजिबल बाई 3 है, तो डिविजिबल बाई 12 होगा, राइट। एक इसका एग्जांपल देखते हैं 12 वाले का। मान लेते हैं हमें फाइंड करना है, कोई नंबर है 612, है ना, 612 एग्जांपल लिया मैंने। तो हमें फाइंड करना है कि ये नंबर जो है 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब ये बताइए कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे फाइंड करेंगे, सम निकालेंगे। सम कितना आएगा, 6 + 1 + 2, 6 + 1 कितना हो गया 7, 7 + 2 कितना 9, 9/3। हाँ ठीक है भाई, ये डिविजिबल है, राइट, ये 3 से डिविजिबल है। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है, 12, 12/4 करेंगे तो 3 आएगा। हाँ 4 से भी डिविजिबल है, तो 6 1 12 जो है वो 12 से भी डिविजिबल होगा, राइट, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपको कल मैंने काफ़ी देर तक पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, मतलब कि को प्राइम्स क्या होते हैं, है ना। मैं बहुत एम्फसाइज कर रहा था को प्राइम्स बार बार। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी एप्लीकेशन भी काफ़ी है को प्राइम्स के नंबर सिस्टम के चैप्टर में। तो यहाँ पे भी आपको को प्राइम देखना है, मतलब आपको, अब ऐसे तो आप ये भी कर सकते थे ना, 6 इंटू 2 भी कर सकते थे, ये भी 12 होता। बट यहाँ पे क्या है कि 2 और 6 को प्राइम्स नहीं है। को प्राइम्स क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो है 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है ना। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है ना, हमने LCM HCF जब किया था तो अच्छे से इसको करा लास्ट लेक्चर में। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ओनली फैक्टर इज 1, या मतलब ओनली कॉमन फैक्टर इज 1, राइट। उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 6 और 2 में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो कॉमन फैक्टर अगर 1 के अलावा कुछ और आ गया तो बोल देंगे कि हाँ ये को प्राइम्स नहीं है। तो 6 इंटू 2 नहीं लिखा मैंने क्या लिखा था, 4 इंटू 3। अब बताइए 4 और 3 को प्राइम है कि नहीं, बिल्कुल को प्राइम है। अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मान लीजिए 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 टू द पावर 1 एंड दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। 4 का क्या करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर 2। बताइए इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। अगर 6 का करते हैं, 6 और 2 का, तो इसका क्या होता 2 इंटू 3, और इसका क्या होता 2। तो 2 कॉमन हो गया ना दोनों में। 6 और 2 के केस में 2 कॉमन है, बट 4 और 3 के केस में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 4 और 3 को प्राइम्स हैं। तो हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी बड़ा नंबर हो, मान लीजिए 15 हो, है ना, 25 हो, 28 हो, 40 हो, कुछ भी नंबर हो, उससे डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है, बहुत अच्छी बात है, करते हैं, मतलब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि 2 को प्राइम्स में ब्रेक हो जाए वो, राइट। मतलब आपको ऐसा तो होगा नहीं कि 15,000 से डिविजिबल, मतलब अगर 15,000 से डिविजिबल है कि नहीं पूछेगा तो उसका ठीक है, सिंपल लॉजिक है ना। आपको पहले जीरो वगैरह गिनने पड़ेंगे, तो जीरो, अगर जीरो जीरो आपने सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ 1000 वाला तो देख लिया, तो 15 वाला सिंपली ऐसे देख लो, राइट। तो मतलब आप ऐसे मान लो 40-50 तक अगर कुछ पूछ रहा है तो उसमें तो आप बहुत जल्दी ये कॉन्सेप्ट लगा ही सकते हैं। उससे बड़ा भी नंबर पूछा तब भी लगा सकते हैं, तो आपको थोड़ा जीरो वगैरह भी देखने पड़ेंगे कि 10,000 15,000, है ना। पूछ लिया कि 25 लाख दे दिया, कि अब ये 25 लाख से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, मान लो ऐसा फाइंड करना हो, है ना, ऐसा। तो 25 का आप सिंपली देखेंगे अभी जो मेथड पढ़ रहे हैं उससे, और 1000 का ये, सॉरी 25 लाख लिया मैंने, ठीक है, गिन लेना जीरोज वगैरह जैसे भी हैं, जो जितने भी जीरोज हैं उतना तो जीरो का करस्पॉन्डिंग जीरो से कैंसिल होगा, तो हमें जीरोज देखने पड़ेंगे। वो कैसे करते हैं एग्जैक्टली, हम जीरोज वगैरह वाले 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं जिनमें हमें जीरो काउंट करके कुछ करना होता है। तो हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ जीरोज कैसे काउंट करते हैं ना। जीरो मतलब सिंपली 2 और 5 होता है, राइट। तो 2 के जितने फैक्टर होंगे और 5 के जितने फैक्टर होंगे, इन दोनों में जो मिनिमम फैक्टर आएगा जिसका, उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे किसी भी नंबर में, है ना। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जब करेंगे तो अच्छे समझेंगे, अभी टॉपिक से डिबेट नहीं होते हैं ज़्यादा। तो ठीक है, आपको क्या याद रखना है, कोई भी बड़ा नंबर है उसको उनके को प्राइम्स में ब्रेक करके देखना है। जैसे मान लेते हैं 15 का देखना है तो कैसे देखेंगे, 3 और 5, 3 और 5 को प्राइम्स हैं, बिल्कुल को प्राइम्स हैं। अगर हमें 24 का देखना है तो हम ये नहीं कि 6 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या है 2 इंटू 2, 4 का मतलब 2 इंटू 2, 6 का मतलब 2 इंटू 3, तो भाई 2 तो कॉमन होगा ना दोनों में, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करेंगे, 8 इंटू 3 करेंगे, राइट। हमें हमेशा को प्राइम्स में उनको डिवाइड करना है, मतलब को प्राइम्स में उनको ब्रेक करना है। जैसे मान लेते हैं हमें देखना होता 35 का, तो क्या करते हैं 5 और 7, ये को प्राइम्स हैं, बिल्कुल को प्राइम्स हैं, राइट, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हमें मान लो करना होता
36 का, तो हम क्या 6 इंटू 6 भी तो 36 होता है, बट इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। 12 इंटू 3 में कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इसमें भी तो 12 में क्या है 3 इंटू 2 स्क्वायर, और 3 में क्या है 3^1, तो 3 तो कॉमन होगा ना दोनों में, तो 12 इंटू 3 भी 36 होता है, बट इसमें भी नहीं कर सकते। 6 इंटू 6 भी 36 होता है, बट इसमें भी नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, इससे 3 एक और निकाल लीजिए, तो कितना बचेगा 4 इंटू 9। अब ये को प्राइम है ना, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन देम, राइट। तो ये दोनों को प्राइम है। तो हाँ, अगर 36 का लिखना होगा तो 4 इंटू 9 लिख लेंगे, और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो अगर 4 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तो बोल देंगे कि हाँ ठीक है 36 से डिविजिबल है, राइट। अब मैंने एक चीज़ यूज़ कर लिया ऊपर के क्वेश्चन में, आपको लगा होगा कि हाँ ठीक है ये तो ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ मैं फिर भी बता देता हूँ। मैंने ये चीज़ यूज़ कर ली थी कि अगर कोई नंबर, मतलब पार्शली यूज़ करिए, अगर कोई नंबर a प्लस बी है, a प्लस बी मतलब जैसे 8 प्लस 10 भी हो सकता है ना, 9 प्लस 40, मतलब कुछ भी है ना, कोई नंबर ऐसे है a प्लस बी, a और b दो नंबर्स हैं, उनका सम है, तो इसको अगर पूरे को डिविजिबल होना है किसी भी नंबर n से, मान लीजिए अपने को 3 से डिविजिबल होना है a प्लस बी को, ऐसा कुछ लेना है, तो तभी डिविजिबल होगा कि a/3 और b/3, अगर अलग अलग करने पे ये दोनों इंटीजर आ रहे हैं, और a/3 प्लस b/3 इनमें से कोई एक भी नहीं आ रहा इंटीजर, मतलब कोई एक भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, राइट। अब इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर a/3 और b/3 नेचुरल नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इनका मतलब क्या है, इनका सिंपली यही मतलब है कि a जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, b जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाई एनी नंबर n इफ एंड, ऐसा लिख सकते हैं इफ बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाई n और none आर डिविजिबल बाई, राइट। क्या बोल रहा है कि a प्लस बी, a और b कोई नंबर है, तो a प्लस बी को अगर किसी तीसरे नंबर n से डिविजिबल होना है तो a और b दोनों को n से डिविजिबल होना पड़ेगा, या उनमें से कोई भी n से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको पार्टली समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल देखते पूरा समझ आएगा। a प्लस बी, मान लेते हैं a प्लस बी अपना कुछ है 18 है मान लीजिए, ठीक है। a को चलिए 8 लिया, b को 10 लिया, हम इसकी डिविजिबिलिटी 3 से निकालते हैं। तो अब बताइए 18 जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। तो अब या तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मतलब a और b, उनमें से या तो दोनों डिविजिबल होने चाहिए या तो एक भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8/3 है ना, 10/3, ये इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, मतलब 8 और 10 में से कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो हाँ ठीक है, हमारा वो सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ कंडीशन थी ना कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाई ए नंबर n, यहाँ पे n कितना लिया हमने 3, a प्लस बी कितना लिया था 18, इफ बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाई n और नन आर डिविजिबल बाई n। तो यहाँ पे नन वाला केस हमने देख लिया। अब बट 18 ऐसे भी तो सकता था ना, 6 इंटू 12, तो ये देखिए 6/3 12/3, अब 6 और 12 में दोनों ही डिविजिबल हैं, यानी 6/3 12/3 दोनों नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो ये पहला वाला केस भी हो गया कि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 8, राइट। या ऐसे लिख लीजिए आपकी 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 15, फिर से दोनों 3 से डिविजिबल हैं। या मान लीजिए 24 है, हमें निकालना डिविजिबिलिटी बाई 4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 6 और एंड 18, 6 प्लस 18, तो 6 और 18 में से कोई भी 4 से डिविजिबल नहीं है, राइट। क्योंकि 24 डिविजिबल है तो इधर क्या होना चाहिए था, ए एंड, ये अपना a है, ये अपना b है, और n है अपना 4, तो 24 जो है a प्लस बी है वो 4 से डिविजिबल है। तो या तो जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट है a एंड b, वह तो वो दोनों ही डिविजिबल हो 4 से, या तो उनमें से एक भी ना डिविजिबल हो। तो यहाँ पे कौन सा केस में देख लिया कि एक भी डिविजिबल नहीं है। बट इसको अगर ऐसे ब्रेक करते हैं, मान लीजिए 2 और मैंने कम कर दिया, एक में 2 कम कर दिया और एक में 2 बढ़ा दिया, 8 एंड 16 भी तो होता है ना, 24 इक्वल टू 8 प्लस 16, अब ये भी डिविजिबल हो गया, ये भी डिविजिबल हो गया, राइट। ऐसे आप एम्पल एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए हमें देखना है 26/2, मतलब इसकी डिविजिबिलिटी हमें 2 से देखनी है,
तो आप करने को क्या कर सकते हो, 20 + 6 कर दो, हाँ डिविजिबल है ना। 21 + 5 कर दो, कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी में क्या इवन नंबर देखना है ना। 22 + 4 कर दो, दोनों ही डिविजिबल हैं। 23 + 3 कर दो, एक भी डिविजिबल नहीं है ना। 16 + 10 कर दो, दोनों ही डिविजिबल हैं, है ना। देन आप कर दो 2 + 24, दोनों ही डिविजिबल हैं। देन आप कर दो 8 + 18, दोनों ही डिविजिबल हैं। देन आप क्या कर दो 7 + 19, एक भी डिविजिबल नहीं है, राइट। तो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि a + b अगर डिविजिबल है तो यानी बोथ a भी डिविजिबल होंगे एंड b भी डिविजिबल होंगे, या तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये मैंने यूज़ कहाँ किया था, जब फॉर्मूला ड्राइव कर रहा था। आप देखिएगा आपको समझ आएगा, ये थोड़ा सा मैंने इसका यूज़ करा था, ठीक है। तो एंड ये चीज़ जो है डिफरेंस में भी कॉमन होती है। मान लीजिए कहीं a - b 8 दिया हुआ है ना। अब किसी नंबर का डिफरेंस है 8 और हमें मान लीजिए अब डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से, किन्हीं दो नंबर के बीच का। आपको वैसे एक्चुअली क्या होगा, क्वेश्चन में a और b दिया होगा और आपको डिफरेंस निकाल के फिर देखना होगा। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ना हो, आपको बीच में कहीं खुद से एक्स्ट्रा आपके मेथड में बीच में कहीं आ रहा है, तो आपको उल्टा फिर करना पड़ेगा कि 8 तो आपको पता है और आपको ऐसे ब्रेक करना है कि a और b दोनों ही डिविजिबल हों, राइट। तो ठीक है, हम एक बार करते हैं। मान लीजिए 8 कैसे 10 और 2 भी हो सकता है, तो इनमें तो कोई भी डिविजिबल नहीं है 4 से, राइट। 10 और 2 भी तो 8 होता है ना, बट इनमें से कोई भी डिविजिबल नहीं है 4 से। और 8 जो है डिविजिबल है। 8/4 का मतलब क्या है कि मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ 4 से, और ये है क्या अपना a - b है 8। तो हमने मान लो a को लिया 10, तो b अपना आ गया 2 सिंपली। तो ये कोई भी डिविजिबल नहीं है। इसको ऐसे भी कर सकते थे 11 - 3, इनमें ये भी तो 8 है बट इनमें से भी कोई डिविजिबल नहीं है। 12 - 4 करेंगे, दोनों ही डिविजिबल आ गए, राइट। देन फिर 13 - 5 करेंगे, कोई भी डिविजिबल नहीं है। 14 - 6 करेंगे, कोई भी डिविजिबल नहीं है। 15 - 7 कोई भी डिविजिबल नहीं है। 16 - 8 दोनों ही डिविजिबल हैं, राइट। तो a - b हो या a + b हो, तो आपका ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला जो a - b के लिए लगा था वो a + b के लिए भी, मतलब a + b के लिए लगा था, वो a - b के लिए भी लग जाएगा। a + b या a - b कुछ भी है, इसका हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है डिविजिबल है किसी नंबर n से या नहीं है। तो आइदर a एंड b इन दोनों को डिविजिबल होना पड़ेगा उस n नंबर से, और नन ऑफ देम शुड बी डिविजिबल बाय n, राइट। आपको ये समझ आ गया। अब इसका थोड़ा सा रिवर्स भी देख लें। जैसे मान लीजिए a है और b है, ये डिविजिबल बाय 3 है, मतलब डिविजिबल बाय n है, और b भी डिविजिबल बाय n है, तो सिंपली a + b डिविजिबल बाय n होगा, है ना, ये ट्रू है। बट अगर a है, ये n से डिविजिबल नहीं है, और b भी n से डिविजिबल नहीं है, तो क्या a + b n से डिविजिबल होगा, है ना, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इसमें जो है रिवर्सिबल नहीं लगता है, इस वाले केस में रिवर्सिबल लग रहा है। मतलब मैं बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसे हमें पता था कि a + b किसी नंबर n से तभी डिविजिबल होगा जब a और b दोनों डिविजिबल हो n से और उनमें से कोई भी डिविजिबल ना हो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेम गोज विथ a - b, है ना। जो भी मैं a + b के लिए बता रहा हूँ सारे के सारे a - b के लिए भी ट्रू हैं, ठीक है। तो मैं a + b का बताऊंगा, a - b का भी सेम है सब कुछ, ठीक है। तो a + b अगर किसी नंबर n से डिविजिबल है तो a को भी डिविजिबल होना पड़ेगा, b को भी डिविजिबल होना पड़ेगा, तब डिविजिबल हो सकता है, या इनमें से फिर कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि ऐसा केस नहीं हो सकता कि a डिविजिबल है बट b डिविजिबल नहीं है, एंड a + b और a - b किसी नंबर n से डिविजिबल हो जाए, राइट। क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर कोई नंबर है a, कोई नंबर है b, अगर ये दोनों डिविजिबल हैं तो a + b डिविजिबल हो सकता है। अगर दोनों डिविजिबल नहीं है तब भी a + b डिविजिबल हो सकता है, सेम कुछ विद a - b। बट ऐसा नहीं हो सकता कि a डिविजिबल हो एंड b डिविजिबल ना हो, और b डिविजिबल ना हो और मतलब b डिविजिबल हो a डिविजिबल ना हो, तो a + b और a - b में से कोई डिविजिबल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों या तो डिविजिबल होंगे या तो दोनों डिविजिबल नहीं होंगे। अब ये तो मैंने बहुत डायरेक्ट वाला केस। अब रिवर्स वाले केस में आते हैं कि हमें पता है a भी डिविजिबल है और b भी डिविजिबल है, तो a + b गारंटी है कि डिविजिबल होगा n से, राइट। अगर a भी डिविजिबल है एंड b भी डिविजिबल है तो a + b गारंटी है कि n से डिविजिबल होगा, सेम गोज विद a - b। बट अगर a भी n से डिविजिबल नहीं है, b भी n से डिविजिबल नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि a + b और a - b n से डिविजिबल होगा, राइट। आपको डिफरेंस समझ आया कि नहीं। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 10 और 8, हमें चेक करना डिविजिबिलिटी बाय 3,
तो ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है, बट इनका सम होता है 18, वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम इस तरह बोल सकते हैं इस ऐसे कि 18 अगर 3 से डिविजिबल है तो ए और बी, मतलब a प्लस बी है 18, तो अगर a प्लस बी 3 से डिविजिबल है तो या तो दोनों डिविजिबल होंगे या तो दोनों डिविजिबल नहीं होंगे। ये नेसेसरी कंडीशन है, बट ये सफिशिएंट नहीं थी यहाँ पे कि दोनों नहीं होंगे वाली, कि जैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसको ऐसे कर दें हम 11 + 7 कर देते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी दोनों डिविजिबल नहीं है और 18 डिविजिबल है, बट थोड़ा सा इसमें आप और चेंज करिए, 11 + 6 करिए और हम डिविजिबिलिटी देख देते हैं किससे, 3 से। क्या हुआ, 3 डिविजिबल, मतलब 6 जो है डिविजिबल है 3 से, 11 जो है डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि ये वाला कैटेगरी हम कर चुके हैं। थोड़ा और चेंज करिए इसको, 11 + 5 करिए। अब ना तो 11 डिविजिबल है 3 से, ना तो 5 डिविजिबल है 3 से, और इनका सम क्या आता है 16, ना तो यही 16 डिविजिबल है 3 से, राइट। तो आपको डिफरेंस समझ आया कि अगर a एंड b इंडिविजुअली है ना, मैं अब a प्लस बी से a एंड b डिराइव नहीं कर रहा हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी से a एंड b डिराइव नहीं कर रहा हूँ कि a प्लस बी हमें पता है डिविजिबल है कि नहीं, फिर मैं देख रहा हूँ a एंड b पे कंडीशन, नहीं, वो वाली मैं बता दूंगा कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर डिविजिबल हैं तो ये तभी हो सकता है जब a प्लस बी भी डिविजिबल, a और b दोनों डिविजिबल हों और a और b दोनों ही नॉन डिविजिबल हों, दोनों केस में हो सकता है। मैं हमेशा हो सकता है बोल रहा हूँ, राइट। मैंने ये नहीं बोला कि तब पक्का ही डिविजिबल होगा, नहीं, क्योंकि हमें a प्लस बी डिविजिबल है गिवन था, उस कंडीशन में बता रहा था मैं क्या, ठीक है a और b दोनों डिविजिबल होंगे या दोनों डिविजिबल नहीं होंगे। बट अगर ऐसा है कि हमें a प्लस बी डिविजिबल है कि नहीं पता नहीं है, हमें a एंड b का अलग अलग पता है, तो अगर a भी डिविजिबल है b भी डिविजिबल है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि a प्लस बी और a माइनस बी डिविजिबल ना हो, राइट। ये तो आपको क्लियरली, मतलब लॉजिकली भी सोचेंगे दिख जाएगा। जैसे मान लो एक 6 है, इधर 9 है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 6/3 9/3 ये 2 आ जाएगा, है ना, ये 3 आ जाएगा। तो अब चाहे 2 + 3 करो तो कितना आएगा 5, 2 - 3 भी कर दो कितना आएगा -1, मतलब कुछ भी आएगा, इंटीजर आएगा, राइट। तो अगर ये नंबर ही पूरा मतलब, क्योंकि हम अभी नेचुरल नंबर से डील कर रहे हैं तो यूजुअली क्वेश्चन में ऐसा होगा -2 + 3, बट ठीक है ना, ये केस भी, ऐसा भी केस ले सकते हैं कि a माइनस बी में a लेस देन b हो, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ऐसा आ सकता है कहाँ, ठीक है ये कुछ भी आया, एक इंटीजर आ गया, तो ये केस हमेशा ट्रू होगा कि a और b अलग अलग डिविजिबल हैं, तो a माइनस बी एंड a प्लस b जो है किसी नंबर n से डिविजिबल होगा जिससे a और b डिविजिबल थे। बट अगर ऐसा है कि a और b में से कोई भी डिविजिबल नहीं है तो हम ये गारंटी से नहीं बोल सकते कि हाँ a प्लस बी या a माइनस बी डिविजिबल होगा। वो डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिविजिबल नहीं होगा, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि ये गारंटी दे सकते कि हाँ डिविजिबल ही होगा। वो डिविजिबल भी हो सकता है, नॉन डिविजिबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ। जैसे 8 + 10 है, ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है, बट इनका सम है 18, वो 3 से डिविजिबल है। दूसरी जगह ले लीजिए, यहाँ पे 8 + 5, ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है, बट इनका सम है 13, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है ना। या ऐसे कर सकते हैं 8 + 7, ये दोनों डिविजिबल नहीं है और 3 से, इनका सम आता है 15, वो 3 से डिविजिबल है, राइट। ऐसे कर दीजिए 8 + 2, ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है और इनका सम आता है 10, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर a और b दोनों ही 3 से डिविजिबल नहीं, दोनों भी किसी नंबर n से डिविजिबल नहीं है, तो उनका सम n से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा एंड डिफरेंस n से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए तो आपको यही टिक करना है ना, कि कोई कमेंट नहीं कर सकते कि डिविजिबल हैं कि नहीं है। वो डिविजिबल हो भी सकते हैं, वो डिविजिबल नहीं भी हो सकते हैं, बट अगर a एंड b अलग अलग डिविजिबल हैं तो उनका सम और डिफरेंस हमेशा डिविजिबल होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब तक दोनों कॉन्सेप्ट, है ना। दोनों में रिवर्सिबल बता दिया, एक में तो a + b और a - b डिविजिबल दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, कोई भी हो सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि इस केस में क्या हो सकता है कि दोनों ही डिविजिबल हो या एक भी डिविजिबल ना हो। बट अगर उल्टा दिया है कि a और b दोनों डिविजिबल हैं तो बोल देंगे कि हाँ a + b a - b डिविजिबल होगा। और अगर ऐसा हो कि a और b में से कोई भी डिविजिबल नहीं है तो बोलेंगे कि हम नहीं बोल सकते कि a + b और a - b डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन द केस दे विल वेरी, कि वो डिविजिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बट अगर कहीं ऐसा दिया है कि a + b
मतलब ऐसा पूछा है कि a प्लस बी डिविजिबल है, ये a माइनस बी के लिए पूछा है, और हमें दिया है a डिविजिबल है और b नहीं है, मतलब एक डिविजिबल है और एक नहीं है, तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी में से कुछ भी का देख लो, दोनों ही नॉन डिविजिबल होंगे, राइट। तो मुझे लग रहा है अब तक आपको ये समझ आ गया होगा। आपको स्क्वायर वगैरह तो पता होंगे, है ना, कि मतलब कुछ तो याद होंगे, बट मैं एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ कुछ नंबर के स्क्वायर। 2 से स्टार्ट करता हूँ, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, है ना। 2 का स्क्वायर आपको पता होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर अपना 16, 5 का स्क्वायर होगा 25। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको याद करने, है ना। यहाँ पे हम लोग बहुत लेजी हो जाते हैं कि ठीक है देख लेंगे, बट हाँ ये एग्जाम में काम आ सकता है, या आपके 1-2 क्वेश्चन छूटने से बचा सकता है, या एटलीस्ट आपके 1-2 मिनट बचा सकता है। 3-4 क्वेश्चन मिला के 1-2 मिनट बच जाएंगे आपके। तो हाँ मतलब वहाँ वैल्यू है इसकी, है ना। आप साल भर ट्रिक्स रटते रहते हैं जो कि एकदम यूजलेस सी होती हैं। भाई ट्रिक्स कुछ नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन को ट्रिक बना देते हैं। हर क्वेश्चन को एक ट्रिक के फॉर्म में याद करोगे फिर तो बहुत ट्रिक हो जाएंगे, राइट। तो मतलब देखिए 30% केसेस में तो शॉर्टकट फॉर्मूले अवेलेबल हैं, तो वो तो मैं बता रहा हूँ, बट ये नहीं कि आप 90% क्वेश्चन उसी शॉर्टकट से करो, नहीं भाई। जो उसका बेसिक मेथड है उसमें भी तो स्टेप्स कितने हम रिड्यूस कर देते हैं ना, मतलब बहुत हर स्टेप रिक्वायर्ड थोड़ी ना होता है भाई। 1 मिनट में जब फंडामेंटल से करेंगे एकदम, और 1 मिनट के अंदर हो रहा है 40 सेकंड में, 45 सेकंड में, 50 सेकंड में, है ना। आपको 80 क्वेश्चन करने हैं वहाँ पे 120 मिनट में, आपका 40-50 सेकंड में हो रहा है 60 सेकंड में क्वेश्चन, तो दिक्कत क्या, आपको और शॉर्ट ट्रिक क्यों चाहिए इसके लिए। और शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे तो थोड़ी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आ जाएंगे। और एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करती। एग्जाम में क्या काम करता है, आपको जो फंडामेंटल मेथड है वो काम करता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन के हैं कि जिनके थोड़े से छोटे मेथड हैं, बट वो भी कोई ट्रिक नहीं है यार, मतलब वो प्रॉपर मेथड ही है ना। तो जो जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है शॉर्टकट मेथड वो मैं बता रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा आपको शॉर्टकट के पीछे नहीं भागते रहना है, राइट। कि फंडामेंटल को शॉर्टकट के पीछे, क्योंकि पेपर कितना भी टफ आएगा, पेपर क्योंकि टफ आने लगा है बीसी सेट का, आपने देखा होगा, तो जब जब पेपर टफ आएगा तब तब फंडामेंटल की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। आपको ट्रिक का ये नहीं है कि आपको 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करके, है ना, 200 नंबर लाए, नहीं। आपको 2 घंटे में 80 क्वेश्चन करके 130, 140, 100, है ना, 120, 100 कुछ भी आ जाए सब चलेगा, है ना। आपका यही होना चाहिए, टारगेट यही होना चाहिए 130-40 में से कुछ भी आ जाए चलेगा। तो 70-60 मतलब 70 प्लस तो आ ही जाएंगे। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट केस में बोल रहा हूँ। आपको लाने तो कितने 33% लाने होते हैं, राइट। तो आप अगर 120-30 आप 200 टारगेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर 200 टारगेट में क्योंकि आप फिर ऐसा करते हो पूरे टाइम ट्रिक्स ही ढूंढते रहते हो, है ना, CSIT लगाया जा रहा है, उतना भी नहीं करना है। आपको फंडामेंटल अच्छे से समझना है। आप अगर एक भी ट्रिक नहीं देखोगे तब भी आप 180 तक स्कोर कर सकते हो सिर्फ फंडामेंटल के भरोसे, राइट। जो प्रॉपर मेथड है उनसे करोगे तो। बाकी थोड़े में बहुत सारे क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड अवेलेबल है जिनका मैं बता ही रहा हूँ, वो भी अप्लाई करोगे तो 200 में 200 भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका टारगेट 200 में 200 का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 200 में अगर आप 200 टारगेट करोगे तो आप फिर बहुत चीज़ें इधर उधर ढूंढने लगोगे, है ना। आप पता लगा कैट के लेवल का पढ़ने लगे, है ना, किसी ने थोड़ा और इधर उधर घुमा दिया तो आप पता लगा IIT के क्वेश्चन लगाने लगे, है ना, PNC, प्रोबेबिलिटी, सेट थियरी, है ना, सीक्वेंस सीरीज में उसी में घुस गए पड़े हो, वो सब टाइम का वेस्टेज है, राइट। तो आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना पता होना चाहिए, तो उतना मैं बता रहा हूँ। और ये स्क्वायर वगैरह ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये याद होना चाहिए आपको। मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ, आप भी खुद से अपने आप पैडली लिखो। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, देन 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर कितना होगा 324, देन 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, 22 का स्क्वायर कितना होगा 484, 23 का स्क्वायर कितना होगा 529, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, 27 का स्क्वायर अपना आएगा कितना 729, देन 28 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 784 आ जाएगा। 28, 27, ठीक है 784, 29 का स्क्वायर कितना आएगा
841, देन 30 का स्क्वायर तो पता ही है कितना आएगा 900, 31 का स्क्वायर अपना आएगा 961 एंड 32 का स्क्वायर आएगा कितना 1024। आपको इतने स्क्वायर तो याद होने चाहिए, इसमें से आपको मोस्टली याद होंगे 5-6 जो याद नहीं होंगे बट याद होने चाहिए। 32 तक तो याद होने चाहिए, उसके आगे नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, पर 32 तक याद होने चाहिए। आधे आपको याद मतलब आधे क्या 20 तो याद होंगे कम से कम, 10-12 नहीं याद होंगे, 10-12 में से 2-3 अभी देखा आपने याद हो गए होंगे। तो 1024 मैंने ये हाँ 32 तक क्यों लिया है, मतलब कोई सोच सकता है। मतलब 32 का लॉजिक ये है यार कि बहुत बार हमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमें 1000 से कंपेयर करना होता है उस नंबर को। बहुत बार ऐसे फंस जाते हैं कि 1000 से नंबर वो बड़ा है या छोटा है तो करना होता है। तो 30 तक तो देखो बेसिकली हमें याद ही करना था। इन दोनों को मैंने इसीलिए लिया 31 32 को, क्योंकि 31 जो है 1000 से जस्ट छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है, राइट। 31 वो मैक्सिमम स्क्वायर है जो कि 1000 से छोटा है, एंड 1024 मतलब ये 31 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 1000 के सबसे क्लोज होगा एंड 1000 से छोटा होगा। जैसे बोल रहे 961 लार्जेस्ट नंबर है जो कि स्क्वायर भी है यानी परफेक्ट स्क्वायर भी है और 1000 से छोटा भी है। 1024 दैट इज 32 का स्क्वायर वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और 1000 से बड़ा है। तो हमें यूज़ करना आता है, मतलब यूज़ आता है। और हमने देखा भी था ये क्वेश्चन में कुछ वो अप्लाई कर रहा था, है ना, गार्डनर था वो पेंट लगा रहा था तो वो स्क्वायर के टर्म में लगा रहा था ऐसे रोज पे कॉलम पे इक्वल। तो हमारे पास था क्वेश्चन में कि 1000 उसके पास प्लांट्स हैं, कितने और लेने चाहिए मिनिमम, तो कितने और इसमें यही करना था एग्जैक्टली। 32 का स्क्वायर 1024 पता होता दैट वही आंसर था 24, क्योंकि उसको मिनिमम कितने लगा सकता है स्क्वायर के टर्म में 1000 से ज़्यादा। मिनिमम स्क्वायर कौन सा है 32 का स्क्वायर दैट इज 1024। तो मिनिमम प्लांट्स को 1024 चाहिए, 1000 थे उसके पास, 24 आंसर। मतलब एकदम ओरल क्वेश्चन था बट आपको याद करिए वहाँ पे हमने 3-4 मिनट उसको लगाया था क्योंकि समझाने में टाइम जाता है। बट एक बार समझ गए तो करने में तो डायरेक्टली 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं चाहिए ना इसमें। समझा हमने 5 मिनट में था बट चाहिए 10 सेकंड इसमें। आपको अगर याद नहीं होगा तो आपको 1-1.5 मिनट भी लग सकता है यहाँ पे, आप करते जाओगे स्क्वायर। अब 28 का करोगे है ना, 28 से तो आप कर ही दोगे स्टार्ट, 28 29 30 31 32 यहाँ तक करोगे। या थोड़ा किसी मतलब ठीक है 30 का याद होगा तो 30 का आपको ठीक है 900 होगा, 31 32 3 तो करोगे एटलीस्ट। बट आपको डायरेक्टली याद होगा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर याद करने हैं एटलीस्ट 32 तक, और आपको क्यूब भी 20 तक याद करने हैं, है ना। आपको क्यूब्स याद करने हैं कहाँ तक, अप टू 20। उसके आगे आएगा तो कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाता है। उसके आगे वाला थोड़ा बहुत बड़ा आ गया तो ठीक है मल्टीप्लाई करके देख लेंगे यार 1-2 बार। बट हाँ मतलब उसके आगे के यूज नहीं आते ऐसा। 20 तक याद कर लोगे सफिशिएंट है, बट हाँ 20 तक आपको खुद से लिख के याद करना है। ये हो गया। देन लास्ट चीज देख लेते हैं जल्दी से, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, है ना। ये एक इंडिपेंडेंट सा कॉन्सेप्ट है बट हाँ ये इसका क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ईजी सा आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम देखिए जो नंबर सिस्टम हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे 978 लिखा है, ये हमने क्या लिखा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो वैसे रिक्वायर्ड नहीं है बट हाँ, तो इसके डेफिनेशन ये होती है कि इसमें डिजिट्स कौन कौन सी यूज होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। हाँ बहुत ऑब्वियस है कि आप पता है ये डिजिट्स यूज होती हैं। बट कुछ लोग के साथ ये नहीं पता होगा कि हम डेसिमल का मतलब ये नहीं है कि हम वो डेसिमल वाला पॉइंट लगा रहे, नहीं। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर, देखो कोई भी नंबर सिस्टम होता है वो 2 चीज़ से डिफाइन होता है। एक तो उसमें डिजिट्स कौन कौन सी यूज हो रही हैं, दूसरा उनका बेस कितना है। डेसिमल जैसे नंबर सिस्टम बहुत होता है, जैसे अपना डेसिमल हो गया, अपना ऑक्टल हो गया, है ना, हेक्साडेसिमल हो गया, अपना बाइनरी हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम है। हमें बेसिकली क्योंकि डेसिमल से तो हम डील करते हैं पूरे टाइम, तो डेसिमल तो पढ़ा ही हुआ है। हमें बस एक बाइनरी में डेसिमल का कन्वर्जन देख लेना, इतने से ज़्यादा हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमें 2 चीज़ें देखनी होती है, एक तो डिजिट्स कौन कौन सी यूज हो रही है, दूसरा उनका बेस क्या है। तो डेसिमल में डिजिट्स कौन कौन सी यूज होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कोई भी नंबर देखोगे, जैसे मान लो ये लिखा है नंबर, तो इसमें क्या यूज हुआ है, इनमें से कोई ना कोई यूज हुआ है ना। 0 to 9 के अलावा तो कोई डिजिट्स एग्जिस्ट नहीं करती ना डेसिमल नंबर सिस्टम। आप ही बताइए कुछ ऐसा है जो 0 और 9 के अलावा हो, नहीं है ना। कोई भी नंबर को कोई भी डिजिट देखेंगे 0 से 9 में से कोई ना कोई होगा, राइट। तो
डिजिट्स हमने देख लिया कि डिजिट्स 0 to 9 सारी यूज होती हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। बेस कितना होता है? बेस 10 होता है। अब याद करिए, हमने 234 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 10⁻2 प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0। ये 10 वाला कहाँ से आया है ना? अब मैंने तो आपको उस टाइम पे नहीं बताया था कि इसको, क्योंकि ये बेस होता है डेसिमल सिस्टम का, नहीं तो फिर वो समझ नहीं आता एग्जैक्टली। बट मैंने आपको ऐसा समझाया था कि 234 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, भाई मल्टीप्लाई करके देख लो। ये कितना हुआ? 200 प्लस 30 230 प्लस 4 234। बट फिर भी 10 का लॉजिक क्या है? 10 का लॉजिक यही है कि इसका मतलब ये जो लिखा रिप्रेजेंटेशन कि 234 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻2 प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0, ये यही सिग्निफाई करता है कि जिस नंबर सिस्टम में ये नंबर लिखा है 234, उसका बेस क्या है? उसका बेस है 8। मान लेते हैं कि ये होता कि इसका बेस, सॉरी उसका बेस है 10। मान लेते हैं कि इसका बेस 8 होता। ऐसे नंबर सिस्टम में लिखा होता 234 जिसका बेस 8 होता, तो हम क्या करते हैं? 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8⁻1 प्लस 4 इंटू 8⁻0। 8⁻0 10⁻0 किसी की पावर 0 करेंगे दैट इज़ 1, है ना, नंबर 1। बट ठीक है, बाकी तो देखना है। 2 इंटू 10⁻8, 3 इंटू 10⁻7, 4 इंटू 10⁻8। मान लेते हैं 234 किसी ऐसे नंबर सिस्टम में लिखा होता है जिसका बेस होता 4, तो इसको कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 4⁻2 प्लस 3 इंटू 4⁻1 प्लस 4, है ना, 4 से ये वाला है, राइट, प्लस इंटू 4⁻0, राइट। तो बेस का सिग्निफिकेंस अपने को समझ आ गया, क्योंकि नंबर मैंने आपको डेसिमल से इसलिए बताया क्योंकि डेसिमल में हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। 2 इंटू 10⁻2 प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0, ये होता है 234 का रिप्रेजेंटेशन। बेस 8 में होता तो 8⁻2 8⁻1 और 8⁻0 मल्टीप्लाई करते हैं। बेस अगर 4 में होता तो 4⁻0 4⁻1 4⁻2 मल्टीप्लाई करते, जिसमें भी होता, राइट। तो आपको बेस का लॉजिक समझ आ गया। और डिजिट्स कौन सी होती है डेसिमल में? 0 to 9 सारी। तो दो चीज़ों से बाइनरी डिफाइन होता है, दो चीज़ों से कोई भी नंबर सिस्टम डिफाइन होता है। अब हम देखते हैं बाइनरी में कौन कौन सा होता है। तो बाइनरी में एक्चुअली क्या क्या होता है? बेस होता है इसका 2 और डिजिट्स होती हैं 0 and 1। अब एक चीज़ आप और नोटिस करिए कि डेसिमल वाले में इसमें कितनी डिजिट्स थी? 0 to 9 कितनी डिजिट्स थी? 10, राइट। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि 10 डिजिट्स कैसे हो गए, 9 क्यों नहीं? 0 to 9 कितनी? 10 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इनका बेस कितना था डेसिमल का? 10। अब बाइनरी में देखिए डिजिट्स कितनी है? 0 and 1, यानी कि 2 डिजिट्स हैं। तो इसका बेस कितना है बाइनरी का? 2। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं उतना ही बेस भी होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो मान लीजिए, है ना, ये एक बार समझ लीजिए आप, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और एकदम यही करना होता है हर केस में। मान लीजिए एक नंबर है 75 जिसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है। करते हैं, करने का ये लॉजिक होता है। बेस कितनी है इसकी? 2, तो बस 2 से डिवाइड करते चले जाओ इसको। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 30, ये कितना होगा? 37.5 कुछ आएगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है? हमें बस उसका इंटीग्रल वाला पार्ट लेना है। मतलब जैसे हम डिवाइड करते थे भाई 75 को 2 से, तो क्या आता था? 36 यहाँ आता था, 74 रिमाइंडर कितना आता था? 1, तो 37 आएगा, सॉरी 37 इंटू 2 कितना? 74 आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर 1, राइट। यही करते थे। अगर मान लो ऐसे करते 37 को हम 2 से डिवाइड करते तो कितना आता? 18, 36 रिमाइंडर 1, है ना। 18 टाइम्स आता 2 तो 36 आता, रिमाइंडर 1 आता। यही करते हैं सिंपल डिवीजन में, तो वही करना है आपको। 2 को डिवाइड करिए तो क्वोशंट कितना आएगा? 37, यहाँ लिखिए उसको। रिमाइंडर कितना आएगा? 1, उसको यहाँ लिखिए। समझिए, कोई भी नंबर दिया 75, उसको 2 से डिवाइड करिए, है ना। 75 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना, 2 से डिवाइड करिए। उसके बाद जो क्वोशंट आता है उसको नेक्स्ट वाले नीचे लिखिए, नीचे की रो में, और जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते रहिए, कहीं भी एक जगह लिखते रहिए। देन फिर 2 से वही सेम काम करते हैं, 2 से डिवाइड करते तो कितना आएगा? 18, रिमाइंडर कितना है? फिर से 1 आ गया, राइट। देन फिर 2 से डिवाइड करो, कितना है? 9, रिमाइंडर कितना है? 0। देन फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 4, रिमाइंडर कितना है? 1, राइट। देन फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 2, रिमाइंडर कितना है? 0, राइट। देन फिर 2 से डिवाइड करो, कितना है? 1, है ना। तो 1 टाइम्स जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो, इसमें कोई 0 मत कर देना। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, राइट। रिमाइंडर आएगा 0। तो हमने रिमाइंडर कहाँ तक लिखा था?
और इसका लिखा है, इसका नहीं लिखा था, ठीक है। रिमाइंडर आ गया 0 ना, रिमाइंडर 0 किसके करस्पॉन्डिंग है, इस वाले केस जो मैं लास्ट में लिखा है कि 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, यानी 1 कोसेंट आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। देन क्या करते हैं, इसको एक बार और डिवाइड करते हैं क्योंकि अभी 1 बचा हुआ है, तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, कोसेंट 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो अब जब 0 आ गया यहाँ पे तब रुक जाएंगे कि अब 0 को अपने डिवाइड करना है, और अपना ये जो नंबर थे ना, बहुत सारे रिमाइंडर जो थे 1 0 0 0 है ना, ये जो भी लिखा है ये अपना सिंपली बाइनरी हो जाएगा। तो अगर ऐसे बोल सकते हैं कि 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 0 0 1 0 1 1, है ना, बहुत सिंपल, आपने देखा होगा, कुछ नहीं करना है। ये 75 कन्वर्ट करना था, 75 को हमने लिखा 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट आया 37, नीचे लिखा, रिमाइंडर आया 1, ऊपर लिख दिया, यही करते चलेगा। बस रिमाइंडर को राइट टू लेफ्ट लिखना है, कोई ऐसे मत लिखना है लेफ्ट टू राइट, है ना। जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे राइट में रखेंगे, देन उसके बाद आएगा उससे लेफ्ट में रखेंगे। वैसे इसको ये भी बोलते हैं, जो सबसे राइट में होता है उसको बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बिट क्यों बोलते हैं, है ना, बाइनरी नंबर, मतलब बिट जो बाइनरी नंबर पे बेस्ड होता है पूरा, मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, छोड़िए, मतलब MSB LSB बोलते हैं, वैसे इतना भी ये भी जानने की ज़रूरत नहीं। बस ये सब इसलिए है कि थोड़ा मतलब अगर पढ़ रहे हो तो मान लो ठीक है, UPSC में तो काम नहीं आएगा ये, बट हाँ अगर मान लो कहीं आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, कुछ आर्टिकल न्यूज़ का पढ़ रहे हो, तो हाँ आपको वहाँ पे हो सकता है कुछ थोड़ा यूज आ जाए, तो आपको समझने में थोड़ा सही लगेगा, इसलिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। यूज तो नहीं है इसका कुछ अपने को, यूज तो बस इतने का है कि डिवाइड करना है, डिवाइड करते जाना है, कब तक डिवाइड करते जाना है, जब तक अपना क्वोशंट 0 ना आ जाए, और उन सारे रिमाइंडर को राइट टू लेफ्ट लिखते रहना है, और बस वही हो जाएगा नंबर। तो 75 को ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल हम जल्दी से और ले लेते हैं, इस बार करते हैं हम 142 को मान लो करना है, ठीक है। 142 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, कितना आया 71, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया, कितना आया 35, रिमाइंडर 1, है ना। अब ये दिख रहा होगा रिमाइंडर 1 कैसे आ रहा है। देन 35 को डिवाइड किया 2 से, कितना आया, कितना हो जाएगा, 18 इंटू रूट ज़्यादा हो जाएगा, 17 आ जाएगा, रिमाइंडर 1। देन फिर हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आया 8, रिमाइंडर फिर से 1 हो गया। देन फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 4, रिमाइंडर कितना हो गया 0। देन फिर हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आया 2, रिमाइंडर 0। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आया 1, रिमाइंडर 0। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा इन तीनों के साथ में। तो देखिए 3 0 लगातार आ गए और 3 बार रिमाइंडर 0 आया। देन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 0 आ जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। तो ये जो नंबर लिखा है ना, दिस नंबर राइट है 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0, ये होगा 142 का बाइनरी नंबर। तो अगर 142 को हमें बाइनरी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0 1 1 1 0, राइट। तो ये आपको अब तक आई होप सबको समझ आया होगा एग्जैक्टली कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। बट फिर भी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। 2 से डिवाइड करो सिंपली, कितना आएगा, रिमाइंडर 0, इधर 50 आ गया। 2 से डिवाइड करो 25, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करो 12, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करो 6, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करो 3, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करो 1, तो 1 टाइम्स जाएगा ना 2, अगर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 2 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करो 0, रिमाइंडर 1, बस ये नंबर हो गया अपना। 102 कैसे लिख सकते हैं, 1 1 0 0 1 0 0 1 1 क्या है, हाँ 1 1 0 0 1 0 0, ऐसे लिखते हैं 100 को। तो अब तो ये तो हो गया बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी। अब इसका रिवर्स भी जल्दी से कर लेते हैं। कौन सा, कि बाइनरी में दिया है और डेसिमल में करना है, बाइनरी टू डेसिमल। आपको ये याद होगा कि 234 को कैसे लिखते थे, 2 इंटू 10 टू द पावर 2, 3 इंटू 10 टू द पावर 1, 4 इंटू 10 टू द पावर 0। ये अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले ही समझा है, राइट। और मैंने ये भी बताया था कि अगर बेस है ना, ये पूरा देखिए अब डिटेल में, ये बेस और डिजिट से डिफाइन होता है। और अगर ऐसा होता कि हाँ
वो कहीं गायब हो गया, ठीक, हाँ ये देखिए 234 बेस 10 पे था तो 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 0। बेस 8 पे था तो 10 टू द पावर मतलब 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 0। बेस 4 पे था तो 4 टू द पावर 0 है ना, मतलब 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 0, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये बाइनरी का बेस कितना है ये भी आपको पता है, बाइनरी का बेस है 2। बाइनरी कितना बेस होता है 2। तो अब बाइनरी वाले केस में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, जितना जो मतलब राइट से स्टार्ट करेंगे 2 टू द पावर 0 लेंगे और एक एक प्लेस बढ़ते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 100 को कन्वर्ट कर लेते हैं ना। 100 का क्या आया था 1100 100 1100 ओके 1100 100 100 है ना। ये अपने को पता है कि डेसिमल में इसको 100 बोलते हैं, बट हम अभी कन्वर्ट करते हैं, हमें मालूम नहीं पता है। तो क्या करते थे, वही करते हैं, सिंपली राइट से स्टार्ट करते हैं, पावर 0 में करते करते और लेके आते थे। तो ठीक है लिखिए, सबसे साइड में कौन सा है 0, तो 0 2 टू द पावर 0 प्लस फिर 0 है नेक्स्ट वाला भी, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस नेक्स्ट वाला 1 है, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस फिर से 0 है, 0 इंटू 2 टू द पावर कितना 3 है ना, ये सब प्लस था ये 1 था है ना। देखिए 2 टू द पावर 0 करस्पॉन्डिंग 0 था, 1 के करस्पॉन्डिंग भी 0 था, 2 टू द पावर 2 के करस्पॉन्डिंग 1 था, 2 टू द पावर 3 के करस्पॉन्डिंग भी कितना था 0, देन 2 टू द पावर 4 के करस्पॉन्डिंग भी था 0। तो हम कहाँ तक पहुँच गए 1 2 3 4 5, यहाँ तक मैं निपटा दिया। देन क्या बचता है ये वाला सेकंड लास्ट, यानी कि या तो लेफ्ट से बोलेंगे तो सेकंड, राइट से बोलेंगे सेकंड लास्ट। तो 1 इंटू 2 टू द पावर कितना 5, नेक्स्ट वन इज 1 2 टू द पावर 6 है ना। मैंने कहा 0 को क्या लिखा 0 इंटू 10 टू द पावर 2, देन नेक्स्ट वाला 0 उसको क्या लिखा 0 इंटू 2 टू द पावर 1। फिर से बोलता हूँ, पहले 0 को क्या लिखा 0 इंटू 2 टू द पावर 0, नेक्स्ट वाला 0 क्या लिखा 0 इंटू 2 टू द पावर 1, देन 1 को क्या लिखा थर्ड वाले को 1 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब सॉरी 2 टू द पावर, सब अगर मैं गलती से कहीं जल्दी जल्दी में 10 टू द पावर बोल जा रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ 2 टू द पावर होगा, राइट, आपको समझ रहा होगा ये। देन नेक्स्ट वाले को क्या लिखा 0 इंटू 2 टू द पावर 3, देन नेक्स्ट वाले को 0 इंटू 2 टू द पावर 4, देन नेक्स्ट वाले को 1 इंटू 2 टू द पावर 5, देन नेक्स्ट वाले को 1 टू द पावर 6 है ना। सिंपली हमने वही करा जो डेसिमल में करते आ रहे हैं, जो मैं डेरिवेशन में यूज़ करा है, जो मैंने लास्ट 3-4 क्लासेस में यूज़ करा है, या उसके पहले भी एक बार फर्स्ट लेक्चर में भी फेस वैल्यू को थोड़ी सी बात की थी फर्स्ट सेकंड में। तो मतलब ठीक है, ये आपको बहुत ही इंट्यूटिव होगा कि हाँ ये कर सकते हैं, राइट। तो अब इनको ठीक है जोड़ दीजिए, तो 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64, 2 टू द पावर 4 कितना होता है 4, नहीं देखिए 2 टू द पावर 1 मतलब 2 टू टू द पावर 2 मतलब 4, 2 टू द पावर 3 मतलब 8, 2 टू द पावर 4 मतलब 16, 2 टू द पावर 5 मतलब 32, 2 टू द पावर 6 मतलब 64, 2 टू द पावर 7 मतलब 128, 2 टू द पावर 8 मतलब कितना हो गया 256, 2 टू द पावर 9 मतलब आपका ये हो गया 9 कितना 512, 2 टू द पावर 10 मतलब 1024, 2 टू द पावर 11 मतलब 2048 है ना, और 2 टू द पावर 12 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4096। मतलब आपको एटलीस्ट 2 टू द पावर 10 तक तो याद होना चाहिए, राइट। 2 टू द पावर 10-12 तक आपको याद होना चाहिए। ये सब चीज़ें मतलब पता होती हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है, चीज़ें दिखने लगती हैं, है ना। अब अगर आप कोई बोल दे कि 2 टू द पावर निकालो मतलब 12 निकालो, तो आप निकाल लोगे, ठीक है 2 टू द पावर 12 आ जाएगा कि मतलब ठीक है 4096 आया था ना, हाँ वो आ जाएगा ठीक है। या 2 टू द पावर 10 कोई बोल दिया तो 1024 आ जाएगा। बट अगर आपको कोई पूछ दे 1024 2 की कौन सी पावर होती है, तो आपको डिवाइड पूरा करना पड़ जाएगा कि डिवाइड बाई 2, फिर एक बार और 2, फिर एक बार और 2, ये चलो 8 से डिवाइड करोगे पहले, 8 से कटेगा, फिर और भी मतलब ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो आपको लगेगा मतलब लग जाएगा लगभग 40-50 सेकंड लग जाएगा। बट अगर आपको डायरेक्टली याद है ना, तो आपको सीधा 40 सेकंड बच गए, और ये सब एग्जाम में यूज हो जाता है, राइट। ये सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई 2 टू द पावर इतनी बता दो, या कोई बहुत आसान डाल दिया पूछ भी सकता है यूपीएससी में तो, बट हाँ यूजली नहीं पूछते हैं, बट फिर भी ये सब यूज बहुत होता है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। तो आपको क्यूब्स याद करने 20 तक, स्क्वायर 32 तक याद करने हैं, और 2 टू द पावर कम से कम 12, 13, 14 तक जहाँ तक कंफर्टेबल लगे याद कर लेना। 15 के अंदर कहीं भी याद कर लेना, 10 से ऊपर 15 से नीचे जहाँ तक आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ तक 2 की पावर आपको याद होना चाहिए। मिनिमम क्या है 10, मैक्सिमम कितनी 15, राइट, ठीक है। तो 2 टू द पावर 6 हो गया अपना 64, 2 टू द पावर 5 कितना हुआ 32, देन क्योंकि इनके साथ 1 मल्टीप्लाइड है तो लिख दिया, ये 0 तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, देन इधर 1 है तो कितना हुआ 4,
देन ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसको सम करिए कितना आएगा 64 प्लस 32 कितना हुआ 96 प्लस 4 दैट इज 100, राइट। तो आपको समझ आ गया हमारा ये 100 ही था, है ना। 1100 100 हमने यही लिया था 1100 100 ताकि वेरीफाई भी हो जाए, क्योंकि हमने 100 को इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके देखा कि 1100 100 आता है, देन बाइनरी से फिर डेसिमल में भी करके देख लिया। करना कुछ नहीं होता है, डेसिमल से बाइनरी अगर करना है तो सिंपली वो 2 से डिवाइड करते चले जाओ, रिमाइंडर लिखते चले जाओ, 01010101 राइट टू लेफ्ट आ जाएगा, दैट्स इट, वही नंबर हो गया। जब तक क्वेश्चन जीरो हो जाए तब तक रुकना नहीं है। देन अगर बाइनरी टू डेसिमल करना है तो भाई सिंपल लॉजिक है, बहुत ये तो और भी सिंपल है कि हमें डेसिमल में हमने इतनी बार ये चीज़ कर ली है, डिस्कस भी कर लिया कि बेस का क्या मतलब होता है, तो बस बेस का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, है ना। 0 × 2⁻0 0 × 2⁻1, बस राइट से लेफ्ट स्टार्ट करो और जितने भी 0101 है सबसे 2⁻0 से स्टार्ट करो और एक एक बढ़ाते चले जाओ मल्टीप्लाई करते करते, जैसे हम 10 वाले से करते थे, है ना। अगर कभी भूलो तो 10 वाले का रेफरेंस ले सकते हो कि हाँ 10 से ऐसे करते थे, तो अब बेस यहाँ 2 है, तो जैसे वहाँ 10 था वैसे यहाँ 2 है, राइट। बट फिर भी अभी हम एक और एग्जाम्पल भी देखेंगे, 75 वाला भी कर लेते हैं कन्वर्ट। 75 वाले में आया कितना था 1001011 कितना था 1001011 लिखो इधर 1001011। इसको बाइनरी में करना है, इसको कैसे करेंगे, लास्ट वाला लिखते हैं पहले 1 × 2⁻0, है ना, अपना ये वाला हो गया। देन इसको लिखते हैं 1 × 2⁻1, देन 0 × 2⁻2। अब जीरो वाले टर्म आपको पता है अल्टीमेटली जीरो आएंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आपको ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे खुद से, राइट। तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो 1 × 2⁻3, और सारे लिखने का थोड़ा सा फ़ायदा है कि आपको पावर ऐसे याद नहीं करनी कि कौन सी वाली आएगी। जैसा आपको देखा पीछे 0 था तब 1 डालो, 1 था तो 2 डालो। अब मान लो 0 नहीं लिखते आप, यहाँ तो 1 0 था, मान लो 3 0 आ जाते, तो आप बीच में पता लगा, बीच में खो गए कि 3 0 छोड़ा है कि 2 0 छोड़ा है, मतलब, है ना, फिर आपको यहाँ 0 गिनने पड़ेंगे। तो ऐसे इसलिए मैं लिख दिया, बट लिखने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद नहीं लिख सकते, बट हाँ लिखोगे भी तो क्या 10 सेकंड लग जाएंगे, ज़्यादा तो इतना कुछ नहीं होता। 10 सेकंड बचा के आप क्वेश्चन गलत कर दोगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, राइट। देन 0 × 2⁴, देन 0 × 2⁵, देन 1 × 2⁶, राइट। तो इसको लिखते हैं, इसमें से कौन कौन से नॉन जीरो है वो लिख लेते हैं। जैसे 2⁶ हुआ, ये नॉन जीरो है, देन ये जीरो है, ये जीरो हो गया। 2⁵ आया, देन ये जीरो हो गया, ये कितना है 2, दैट इज 2⁻1, द 2⁻0 दैट इज 1, कितना हुआ ये 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, 64 प्लस 8 कितना हुआ 72 प्लस 2 74 प्लस 1 75, ना। तो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी डेसिमल दोनों आपको समझ आ गया। आप इससे बस 2-3 क्वेश्चन खुद से कर लेना, राइट। इसके बाद आपको कभी भी मतलब इन सब क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं।